जय हिंद जैम्स। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे आप लोग और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होंगी। चैप्टर 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है बच्चा तो यकीन मानिए कि अभी भी समय है, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसको रिविजन्स कर लीजिए एंड देन उसका नोट्स बनाने के बाद उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर लीजिए, तब इस चैप्टर क्लास को देखना, तब इस चैप्टर को स्टार्ट करना बच्चा, वरना आपका बैकलॉग लगता चला जाएगा। सोचेंगे कि हम थर्ड चैप्टर में आ गए हैं, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए सबसे पहली जरूरत है आपके लिए कि आप पहले उन दोनों चैप्टर को आज या कल में कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि जब कर लेंगे तब इसको देखेंगे, वरना ये बैकलॉग बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे की क्लासेस बैकलॉग बनती चली जाएंगी। तो सबसे पहले आपके लिए क्या करना है कि प्रीवियस आज या कल में खत्म करो, उसके बाद इस क्लास के लिए आ जाओ। ठीक है, डन। चलिए तो हम चैप्टर थर्ड की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड में क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। थोड़ा सा पहले 9 के बारे में समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, फिर हमारी 10th की जो स्पेशली 10th में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जहां से वो पॉइंट वो कॉन्सेप्ट जो हमें सीखने कंपलसरी है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। और किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। 2025-2024 का ये 2025-2026 का ये सेशन जो है, इसमें 2025 वाले जो बोर्ड में क्वेश्चन भी आए थे वो भी हम करने वाले हैं, और 2024 के भी जो बोर्ड में क्वेश्चन आए थे वो भी हम करने वाले हैं। तो आज पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगली क्लास में भी मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। ठीक है, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहले मैं बताता हूं इस पूरे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चैप्टर थर्ड में इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, वन बाय वन समझते हैं। किसी को पता है इक्वेशन क्या होता है? सही। जो तुम सोच रहे हो इस समय कि सर 9th में हमने पढ़ा था इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी, यानी इक्वल का साइन जहां पर भी आ जाए वहां पर हम बोल देते हैं इक्वेशन का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझूं, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊं, तो इक्वेशन एक ऐसा टर्म है जो पॉलिनोमियल के आगे अगर जीरो लगा इक्वेशन लगा दिया, जैसे अभी आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, उसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे कि जब भी किसी पॉलिनोमियल के आगे हमने इक्वल लगा दिया है, किसी को कंपेयर कर दिया, तो कंपेरिजन वाला जो साइन आ जाता है वो इक्वल इक्वेशन को ही दिखा देता है बेटा। तो यानी अगर मैं बोलूं कि 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो जैसे ही इक्वल का साइन आया ये इक्वेशन बन जाएगा। इक्वल का ना हटा करके 2x प्लस वाई बोला तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, रूल वही है, फॉर्मूला वही है, डेफिनेशन वही है। क्या कि वो मैथमेटिकल ऑपरेटर वेरिएबल के साथ जब मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, वेरिएबल के साथ जब मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाते हैं और इसकी पावर, एक्सपोनेंट या डिग्री मस्ट बी अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट नंबर, कंप्लीट नंबर जो होते हैं, जो पॉजिटिव और जीरो नंबर होते हैं, तो इन सभी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इनके सामने लगा दिया जाए इक्वल तो वो इक्वेशन बन जाते हैं। तो इक्वेशन की भी वही डेफिनेशन होती है कि वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर और पावर मस्ट बी होल नंबर, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन वाला साइन है, इसको हम कंपैरिजन का साइन बोलते हैं। या तो वो बराबर होगा, या तो वो ग्रेटर होगा, या तो स्मॉलर होगा, तो ये तीनों साइन हम बोलते हैं कंपैरिजन वाला साइन। तो कंपैरिजन का जब साइन आ जाता है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इक्वेशन खत्म करने के बाद अब हमारे टर्म्स में आता है लीनियर। एक एक वर्ड, दुनिया आगे चलती है ना बच्चा, हम पीछे चलते चलेंगे। यानी इसके जस्ट पहले एक वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसके जस्ट पहले एक वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसके जस्ट पहले आएगा तो उसका मतलब क्या आएगा, वन बाय वन समझते हैं बच्चा। तो इक्वेशन समझ लिया हमने, इक्वल का साइन आ जाएगा, पॉलिनोमियल में इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन, तो जाओ लीनियर पॉलिनोमियल के पास। याद है आपको, पॉलिनोमियल में मैंने स्टार्टिंग में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद मैंने पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी पावर मैक्स टू मैक्स 1 आती है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के सबसे बड़ी पावर अगर 1 आती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? उसी को बोलेंगे, बस उसमें इक्वल का साइन आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, अब इक्वल का साइन आ गया, सबसे बड़ी पावर 1 ही है दोनों के पास। अब ऐसा नहीं करोगे कि दोनों को प्लस करके सर इसकी तो पावर 2 आ रही है, नहीं बच्चा, ऐसी गलती कभी मत करना। सबसे बड़ी पावर किसी भी वेरिएबल में अगर 1 आती है तो वो लीनियर इक्वेशन ही बनता है। समझ में आ गई? तो लीनियर का मतलब जब सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 1 होगी। आइए आगे चलते। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? आराम आराम से सुनते चलना, नोट करते चलना, कभी भी मतलब कोई भी पॉइंट घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन, तो हमने समझ लिया। इन वन वेरिएबल में क्या होता है? तो वन वेरिएबल का मतलब आपको पता है बेटा, कोई एक x और y जुड़ा होगा। जैसे मैंने लिखा x प्लस 4 इक्वल्स टू 5,
ये रहा लीनियर इक्वेशन भी। कैसे लीनियर है, क्योंकि सबसे बड़ी, ध्यान से देखते चलना, सारा चीज रिपीट होती रहेंगी, वेरिएबल भी है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, इक्वल का साइन भी है, तो इक्वेशन तो हो गया, इक्वेशन हो गया। अब लीनियर है कि नहीं, ये हमारा वेरिएबल है, इसमें सबसे बड़ी पावर 1 है, मतलब लीनियर भी हो गया। अब पूछ रहा है वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल मतलब इस पूरे इक्वेशन में केवल एक ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जो कि x है, इसके अलावा जो भी नंबर है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। 4 हमारा कांस्टेंट है, 5 हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अगली बार चलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, तो भैया सॉरी x लिखा, फिर y लिख दिया हमने, इक्वल्स टू 6 कर दिया। तो भैया पहले चेक करो इक्वेशन है कि नहीं। सर इक्वल का साइन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वेरिएबल और कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन तो है। चेक करो लीनियर है कि नहीं। चेक किया तो हमारे पास सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही सर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब मैक्स टू मैक्स पावर 1 आ रही है, मतलब ये लीनियर भी है। अब चेक करो दो वेरिएबल है कि नहीं इसमें। हाँ जी सर है, x भी है और y भी है, इसीलिए बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर, क्लियर बच्चा। 1 बाय 1 धीरे धीरे समझते चलते, ये हम 9th का रिवाइज कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि जब ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जब समझाएंगे ना बच्चा, तो ऑटोमेटिकली 10th वाली क्लास अपने आप इजी लगने लगेगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। अब हो गया बेटा क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अभी आपने समझा कि x प्लस वाई बराबर, मान लो हमने 6 लिखा था, ठीक है। अब उसके आगे क्या लिख दिया बच्चा, उसके आगे लिख दिया पेयर ऑफ। पेयर ऑफ का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जोड़ा होता है, इंग्लिश में बोलूं तो कपल होता है। आपका जो कपल जो सोच रहे हो ना, वही कपल की बात हो रही है बच्चा। यानी ये जो कपल है, कपल, जोड़ा, पेयर, पेयर में मतलब पेयर ऑफ मतलब पेयर करना, जोड़ा बनाना, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या है कि ये रहा एक इक्वेशन, अब इसी का जोड़ा बना दो बच्चा। मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमें दो चीजें क्लियर हुई बच्चा। पहला कि लीनियर होता क्या है, जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 होगी। टू वेरिएबल क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। और पेयर का मतलब होता है, जो हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि जब भी इक्वेशन वेरिएबल के फॉर्मेट में रहेगा, इक्वेशन 1 रहेगा, इक्वेशन 2 रहेगा, उन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब जब भी हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, वो इसी फॉर्मेट में दिखे जाएंगे। इसीलिए इसका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और बताया गया कि देखो, मान लो कि पहला वाला a1x प्लस a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 हो, और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 हो, या इक्वल्स टू ना दे करके माइनस का या प्लस का c1 इक्वल्स टू 0 या प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यही क्या होता है बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, इसमें जो वेरिएबल है, ध्यान से देखते चलना, इसमें जो वेरिएबल है हमारा, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। अब आप बोलोगे सर ये जो a b c है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, ये भी तो वेरिएबल है। नहीं बच्चा, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट हैं। ये क्या है, वेरिएबल के पहले जो भी नंबर लगा होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। हम अपने लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि जो a1 b1 है और c1 है, ये नंबर को दिखाते हैं, कंप्लीट नंबर को दिखाते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बट वेरिएबल के साथ इसका नाम कोफिशिएंट हो जाता है, अकेले रहेंगे तो कांस्टेंट हम कहलाएंगे। तो यहाँ पर a1 b1 c1 रियल नंबर हो सकते हैं, बट x और y जो रियल नंबर नहीं हो सकते। मतलब x की पावर में जो पावर होगी वो रियल नहीं, वो होल होनी चाहिए, और होल में केवल 1 ही होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बनेगा। तो अब जब कभी भी तुम्हारे सामने लीनियर इक्वेशंस के दो क्वेश्चन आएंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर पूछा जाएगा तो वो इसी तरीके से बनाया जाएगा। जब भी मैं आपसे ग्राफ मेथड पढ़ाऊंगा तो उस ग्राफ मेथड में इंटरसेक्टिंग का जो फॉर्मूला रेशियो बनेगा, जो आपका कॉन्साइड वाला बनेगा, ऐसे 2-3 ग्राफ मेथड में हमें पढ़ना है। कॉन्साइड, पैरेलल लाइंस, कॉन्साइड लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइन, उनके बेस पर कैसे बनता है, वो सभी चीज़ें इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट किए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको दो इक्वेशन जो हम इस तरीके से समझते हैं उसको प्रेजेंट करने का तरीका एक्चुअल में हमारा यही होगा। तो जब कभी भी आपके सामने इक्वेशन दिया जाएगा, आप उस इक्वेशन को हमेशा कंपेयर करके इसी से निकालोगे। जैसे अगर मैं बोलूं इससे कंपेयर करो, तो पहले का पहले से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a1 कितना
कितना होगा जरा बताओगे? x के पास कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। अगर मैं यहाँ से a1 पूछूंगा बच्चा, तो a1 पूछूं अगर मैं, तो कितना आया है a1, देखो इससे इससे कंपेयर करो, तो a1 है तो कितना आया है 1 आ चुका है। अगर मैं आपसे b1 पूछूं, b1 कितना आया है बच्चा? सर b1 भी 1 आ गया है। c1 कितना पूछूं, तो अब देखो ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से बहुत मैटर करता है। c1 प्लस के इधर है, बट हमारा c1 इधर है, इसमें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लस इधर है, मतलब इधर है, और प्लस इक्वल के इधर हमारे क्वेश्चन में है। तो इसका मतलब इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए इसको माइनस में 6 लिखेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही तुम्हें क्वेश्चंस में गलत करवाने से बचाएगी और तुम्हारे मार्क्स कट कराने में मार्क्स कट कराने से तुम्हें बचाएगी और हेल्प करेगी तुम्हारा 100% रिजल्ट लाने में। इसलिए छोटी छोटी बातों को अभी ध्यान से समझ लो। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब कभी भी हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आपसे पूछा जाता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है, यानी पहले वाली लीनियर इक्वेशन के लिए ये वाला, दूसरे वाले के लिए ये वाला। और जब कभी भी दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, उन दोनों को हमेशा कंपेयर करेंगे इसी से। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है बच्चा, कंपेयर करके a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पहले इक्वेशन को पहले इक्वेशन से कंपेयर किया, तो a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू 1 आ गई। अब C1 चेक किया, C1 हमारा इक्वल के इस साइड था, यहां पर इक्वल के इस साइड था। C1 हमेशा कांस्टेंट हमको दिखाता है, इसीलिए इसको हम इस साइड भेजेंगे और प्लस की जगह पर माइनस दिखा देंगे। ठीक है, अब हम फिर दूसरे का दूसरे से कंपेयर करेंगे, यानी दूसरे इक्वेशन का दूसरे से। तो मैं आपसे पूछूं कि a2 कितना आया बच्चा, तो आप बोलोगे सर a2 तो 2 है। फिर मैं पूछूं आपसे b2 कितना आया बच्चा, तो b2 कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब मैं आपसे पूछूं c2 कितना आया, तो क्या बोलोगे? सर इक्वल के इधर c2 है और ये इक्वल के इधर c2 है, इसका मतलब दोनों इक्वल के अदला बदली हैं। तो अगर प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 12। c2 का भी आंसर आ चुका है क्या? 12, माइनस का 12। तो इस तरीके से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से निकालना है। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर है ना? बस ये चीज बारंबार करनी है बच्चा, पूरे चैप्टर में हमें बार बार यही करना ही करना है। हर क्वेश्चन इसी से निकलेगा, पूरा चैप्टर इसी का बेस पर है, इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट और a1 b1 c1। और आपको कौन सा तरीका, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन लगेगा, कौन साइड लगेगा, उसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक्स है, अभी मैं उसको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा बच्चा। तो यहां से हमारी 10th की क्लास की शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दिया और a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे निकालते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, डन बच्चा। अब चलते हैं आगे मेथड टू सॉल्व में। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे। अब मैं जब आपसे बोलूंगा कि लीनियर इक्वेशन आपके पास दिए गए हैं, तब आपके माइंड में यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहना चाहिए कि वो लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा होता है। और स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपके दो लीनियर इक्वेशन है, इसी की हेल्प से अब हमें सॉल्व करना है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करिए आपके पास ये दोनों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो इन दोनों को आप कैसे कैसे सॉल्व करोगे जरा मुझे बता दो। तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड आपने 9th में पढ़ा है, बस उसका नाम अलग था, मतलब जो हमें पढ़ाया जाता है वो हम डायरेक्टली उस नाम से ही जानते थे, उन्हीं को हम एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हो, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपकी 10th से निकाल दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमें नहीं पढ़ना है बच्चा, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, लेकिन ये भी होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। पहले होता था, अभी इसको निकाल दिया आपकी एनसीईआरटी से। तो आपको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो बहुत ईजी। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो मेथड से आपने 9th में भी सॉल्व किया था, बट फिर भी मैं आपको अभी थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम अपने ग्राफिकल मेथड पे चलेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है बच्चा? जो भी मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो मैथ्स के टर्म्स में होता है, मतलब आपके सामने एक मैथ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है मैथ्स की ही लैंग्वेज में। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे मैथ्स के टर्म्स में ही, मैथमेटिकल ऑपरेटर की हेल्प से ही, तो उसको हम एल्जेब्रिक मेथड बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड दिया रहता है, उसी को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसलिए हमारे पास दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड।
बात करें अगर हम ग्राफिकल मेथड की, तो हमारा जो ग्राफिकल मेथड होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरा जो चैप्टर 3 है ना, जो बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के इर्द गिर्द बनते हैं, और इसमें भी बस 3 ही है। कौन कौन से हैं वो आगे चल करके मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, अलजेब्रिक का जो आपने 9th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक मेथड में चलते हैं, और अलजेब्रिक मेथड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा होता है ना, उसको हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे जब मैं आपसे बोलूं बच्चा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जैसे आपको मैं बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप 5 लोगों की टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, जो ग्राउंड में खेलने गई है आपके ग्रुप मेंबर का, ठीक है भैया। मान लो कितने लोग हो बेटा, 5 लोग हो, A B C D और E, जिसमें A वाला जो प्लेयर है ना, बहुत बढ़िया खेलता है। आज टीम डिसाइड हुई कि 5 प्लेयर तुम्हारा खेलने जा रहा है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। लेकिन जब वो कल ये टीम, कल और आपका कल मैच है, तो कल आपको खेलने जाने के लिए 5 बंदों के लिए खेलने जाना है, जिसमें ए जो है ना बहुत बेहतरीन प्लेयर है, और इसको कैप्टन भी बना दिया गया, और ये हमारे बी वाले जो है वो वाइस कैप्टन है, ठीक है। अब अगला दिन आता है, तो अगले दिन में, और ए जो ये 5 दोस्त है ना, ये 5 मतलब 5 बेस्ट फ्रेंड भी है और सब कुछ है। तो इनमें जब अगला दिन आता है, मैच खेलने जाते हैं, तो ये जो ए वाले भाई साहब है ना, ये ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से स्कूल जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। ये चारों पहुंच चुके हुए हैं, स्कूल में पहुंच चुके हैं, टाइम 10 बज चुका है, 10 AM से हमारा जो गेम था वो स्टार्ट होने वाला था। सारे बंदे जो हैं वो पहुंच चुके हैं, वो खेल रहे हैं, लेकिन हमें 10 AM से स्टार्ट करना, और ये ट्रैफिक में फंस गए हैं, ये आ नहीं पा रहे। इनको आते आते 10:30 हो चुका है। ये कब तक पहुंचेंगे, 10:30 तक पहुंचेंगे। तो तुम्हारे ग्रुप में, यानी 5 बंदों के ग्रुप में एक और बंदा बैठा था, उसको आपने ये बोल दिया कि भाई देखो, हमें टीम तो सबमिट करनी है, तभी तो वो हमें खेलने के लिए भेजेंगे 10 बजे। तो एक काम करते हैं, इन 5 मैं अपने दोस्त को, जिसको आप बिठा रखे हो, जो आपके ग्रुप का एक दूसरा बंदा है, कि अगर ये कैप्टन भाई साहब नहीं पहुंच पाए तो उसके जगह पर आप चलो, तब तक खेलो जब तक कि वो नहीं आ जाते। तो आप क्या करते हो, एफ वाले भाई साहब को साथ में लेकर के चले जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए। यानी 5 बंदे हो, 5 बंदे में एफ वाला बंदा जो बैठा था उसको आपने लेकर के खेलने के लिए चले गए। अब जब 10:30 बजे ये बंदा आता है, तो ये क्या करता है, ये सीधा जाएगा एफ के पास, बोलेगा भाई तू जा, बैठ जा, मैं तेरे प्लेस पर आ गया हूं। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना समझ में आ गया, मतलब रिप्लेस करना, किसी एक बंदे के प्लेस को हटा करके उसके जगह अपनी प्लेस को फिक्स कर देना, यही हमारा सब्स्टिट्यूट होता है। तो सिंपल सा, हमारे लीनियर इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल होते हैं, यानी 2 बंदे होते हैं। तो किसी एक बंदे को सब्स्टिट्यूट करके किसी दूसरे बंदे को उठा करके उसके प्लेस पर रख देना। जैसे x और y 2 बंदे हैं बच्चा, ये 2 वेरिएबल है, 2 बंदे मान लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक बंदे को उठाता हूं, मान लो x को उठाता हूं, और y के प्लेस पर भी y को हटा करके x को ही रख देता हूं। यानी इसको हटा करके x रख दिया, तो दोनों हमारे, यानी इस y के जगह पर x क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया है। इसी को, यानी किसी को एक प्लेस से हटा करके उस पे अपनी जगह बना लेना, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब, अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। से मान लो x + y = 6 दे रखा है, और 2x + 3y = 12, जैसा इक्वेशन दिया था, 2 इक्वेशन। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, उसका ट्रिक तरीका क्या है। मैंने बोला कि किसी एक वेरिएबल को उठाओ, उसको हटाओ, उसके प्लेस पर दूसरे वेरिएबल को पुट कर दो। वो कैसे मिलेगा, मान लो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया गया है, तो इन y भाई साहब को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर देता हूं। तो x = हो जाएगा 6 - y। या आपका मन कर रहा है कि नहीं, y को रहने दूं, x को ट्रांसफर कर दूं, कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम x को ट्रांसफर कर देते हैं। तो y = क्या हो जाएगा, 6 - x। ये हो गया। अब इस वाले भाई साहब को, यानी y = 6 - x,
इन वाले भाई साहब को दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो दूसरा इक्वेशन में जहां y रहेगा वहां पर हम क्या रख देंगे बच्चा, 6 - x, मतलब हमने y को हटा करके सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किसको, x को कर दिया है। तो हम इसको लिखेंगे 2x + 3 ब्रैकेट में 6 - x इक्वल्स टू 12। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो इसी x की वैल्यू को उठा करके इसमें रख देंगे तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जब किसी एक बंदे को हटा करके दूसरे बंदे को फिट कर दिया जाता है, फिर हम सॉल्व करके उस बंदे की वैल्यू निकाल करके फिर हम उस बंदे में जहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया रहता है वहां पर रख देंगे तो दूसरे बंदे की वैल्यू निकल जाती है। क्लियर, गॉट इट, समझ में आ गया। मतलब इसको ट्रांसफर किया और उसको उठा करके यानी ये y बराबर इतना इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। जैसे ही पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिल रहा है, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जिसका हमने पुट किया था, उसको उठा करके दूसरे में रख देंगे, वो दूसरा आंसर निकल जाएगा। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके दूसरे वाला जो टर्म्स है, वो दूसरा वाला टर्म है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है बेटा, एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या है, एलिमिनेशन का मतलब होता है जैसे मान लो एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करना का मतलब आप लोगों ने मैच, क्रिकेट या कुछ भी ऐसे गेम देखते होंगे, तो कोई बंदा एलिमिनेट हो जाता है, मतलब वो गेम से ही बाहर हो जाता है, परमानेंटली बाहर हो जाता है। जैसे कोई किसी चीज़ में फंस गया है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से, या कोई उसका फ्रैक्चर हो गया है, या जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट हो रहा है ग्राउंड पर या फुटबॉल हो रहा है ग्राउंड पर, तो कोई बंदे को जैसे मान लो फुटबॉल हो रहा है तो सारे बंदे खेल रहे हैं, किसी को चोट लग गई है तो उसके प्लेस पर कोई आ जाता है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट कहते हैं। लेकिन जब कोई टीम, मान लो फुटबॉल की कोई टीम किसी प्रॉब्लम की वजह से ही पूरी टीम ही गायब हो गई, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेट हो गई है, मतलब अब वो दोबारा नहीं खेल सकती। जब टीम के अंदर कोई चीज को फिट करना होता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, और जब पूरी टीम ही पूरी गेम से बाहर हो जाती है तो उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। यहां पर उसमें हम क्या करते थे, x को उठा करके y के प्लेस पर रख देते थे, यानी हम सब्स्टिट्यूट करते थे। यहां पर हमें एक वेरिएबल को गायब ही कर देना होगा, मतलब एक वेरिएबल मुझे हटाना होगा, तब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, यानी एलिमिनेट कर देना होगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से। मान लो मैंने लिखा x + y = 6 था पहला, और ये था 2x + 3y = 12, जो ही वही इक्वेशन है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है बच्चा, आपके दिल में जो भी बातें रहती हैं, आपके दिल में जो आपको जो भी वेरिएबल पसंद है उस वेरिएबल को रखो और दूसरे वेरिएबल को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, मतलब डिलीट कर दो। अब वो डिलीट कैसे होगा, डिलीट तभी होगा बच्चा जब उसके पास सेम कोफिशिएंट होंगे, मतलब सेम अमाउंट होंगे, सेम नंबर होंगे, सेम डेटा होगा, तभी तो वो कटेगा, तभी तो वो डिलीट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं मेरे x वाले से तो बहुत गहरा रिश्ता होता है सभी का, सबको पता है बच्चा, है ना, क्लियर है ना, सही बोल रहा हूं ना। तो हम काम करते हैं, y को हटाते हैं। हमने इसके पास देखा y का कोफिशिएंट 1 था, इसके पास देखा y का कोफिशिएंट 3 था। अब हमें इन दोनों को हटाना है तो मुझे इसके कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इस 1 को उठाऊंगा, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके पास 3 था तो इस 3 को उठाऊंगा, इस पहले वाले इक्वेशन में पूरी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान रखना बच्चा, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी जिस वेरिएबल को मुझे हटाना है उसके कोफिशिएंट को पकड़ो और अदला बदली करके पूरा मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। करो जरा मल्टीप्लाई। तो पहला बनेगा 3x + 3y = 18, दूसरा क्या बनेगा 2x + 3y = 12। क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका आंसर बनेगा। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा, ये साइन माइनस करेंगे, ये भी माइनस, तो ये पूरा खत्म, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया बच्चा, ये प्लस ये माइनस खत्म। 3 में से 2 लेस करेंगे तो x = यहाँ पर 6 आ चुका है। जैसे ही x की वैल्यू 6 आई है किसी एक इक्वेशन में, चाहे आप इसमें रख दो, 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 किसी में भी रख दो, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में दोनों में समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना बेटा। समझना बहुत जरूरी है, 9th में तुमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझना बहुत जरूरी है कि दोनों का मेथड क्या होता है। ठीक है, डन, चलो बेहतरीन। अब हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ।
लेकिन उससे पहले बच्चा ये जो अलजेब्रिक मेथड आपने सीखा है, उन दोनों इक्वेशन पर बात करते हैं। जो भी दो इक्वेशन आपके सामने दी गई थी, उन दोनों का अगर आपने सॉल्यूशन निकाल दिया है, नोट करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं बताऊंगा अभी आपके सामने, बट नोट करते रहना इसका। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपके सामने रखा था दोनों लीनियर इक्वेशन क्या क्या, कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन दूसरा था। जब हमारे सामने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने कुछ भी आंसर निकाल दिया, यानी हमें आंसर या तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले या फिर इनफाइनाइट मिले। ध्यान से सुनना बच्चा, जब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और हमें x और y की कोई एक वैल्यू मिलती है, या x और y के दो वैल्यू मिलती हैं, या फिर कुछ भी वैल्यू मिलती जाए, x और y की इनफाइनाइट तक मिलती जाए, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई को बराबर 6 लाना है, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं सर? बहुत सारे। कैसे? देखो 1 प्लस 5 रखोगे तो भी 6 आएगा, 5 प्लस 1 रखोगे तो भी 6 आएगा, 6 प्लस 0 रखोगे तो भी 6 आएगा, 0 प्लस 6 रखोगे तो भी 6 आएगा, 7 माइनस 1 रखोगे तो भी 6 आएगा, -1 प्लस 7 रखोगे तो भी 6 आएगा। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर इस इक्वेशन में अगर आप रखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन आपके सामने दिया जाता है और उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है, तब दो केस बनते हैं बच्चा। क्या? अगर सॉल्यूशन मिल गया, इफ यस, तो उन दोनों सॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है कि वो लाइन जो वो आपके पास इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होते हैं। कंसिस्टेंट बोल दो या दूसरा नाम डिपेंडेंट बोल दो। क्लियर हो गया बच्चा? जब कभी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, चाहे एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, देखना इसमें दो केस बनते हैं बच्चा, चाहे तो केवल एक ही आंसर मिलेगा x और y को, चाहे तो इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब आप निकालते निकालते थक जाओगे, आंसर मिलता ही रहेगा। तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो एक मिलेगा या तो एक से ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट। वो दोनों के दोनों आंसर कंसिस्टेंट कहलाएंगे या डिपेंडेंट कहलाएंगे। डन। नेक्स्ट, सपोज करो उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया और आपको आंसर मिला ही नहीं, तो उनको इनकंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। एक ही केस है कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन केवल मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब इन्हीं को ग्राफिकल मेथड में नाम दूसरा दे दिया जाता है। नाम यही, जो कंसिस्टेंट है, जो वन सॉल्यूशन है, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर जो नो सॉल्यूशन है, या इनकंसिस्टेंट है, या इंडिपेंडेंट है, इसी को ग्राफिकल मेथड में इनकंसिस्टेंट, कॉन्साइड एंड नो पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। समझना, पहले अभी क्या सीखा हमने कि दो लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उन दोनों का सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो दो टाइप्स के मिलते हैं, या तो केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इन दोनों को कंसिस्टेंट कहते हैं या डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है। रही बात दूसरा केस कि अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं या इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इन्हीं इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कुछ भी है, अब इनको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे टर्म्स में, यानी जो हम ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं वहां पर थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। तो एग्जामिनर आपसे तीन तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट है तो भी आपको वही नाम होगा, जैसे आपका नाम घर का अलग है और स्कूल का अलग है, बट बंदा तो एक ही हो ना। उसी तरीके से जब अलजेब्रिक मेथड में हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसका नाम दिया जाता है। तो एक बंदे के तीन तीन नाम होते हैं कि वन सॉल्यूशन हुआ तो भी उसका नाम वही रहेगा, वन सॉल्यूशन का भी नाम ही रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन भी रहेगा। क्या है, कैसे है, वो आगे चल करके हम समझते हैं। आता है सबसे पहले ग्राफिकल मेथड और पॉइंट आती है नंबर 1, इंटरसेक्टिंग लाइन।
जैसे हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ा था उसमें 2 चीज़ें पढ़ा, वैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड, और इसमें हम 3 लाइनों के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं तीनों लाइनों का आंसर वहाँ पर मिलेगा जो हमने अभी निकाला है। ये वाला जो पोर्शन समझाया ना कि ग्राफिकल मेथड से जो भी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल गया तो ये वाला केस, नहीं मिला तो ये वाला केस, इन्हीं का थोड़ा डिटेल वर्जन अब हम ग्राफिकल मेथड में पढ़ेंगे। और सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आता है बच्चा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइए समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। अब ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहता है, ध्यान से समझना। 2 इक्वेशन पक्का रहेंगे, 2 इक्वेशन तो रहेंगे नहीं। कौन कौन से बच्चा? a1x प्लस a2y b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही 2 इक्वेशन है हमारे पास। इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमारे इक्वेशन बनने वाले हैं और इन्हीं दोनों इक्वेशन से ही हम बता पाएंगे कि 1 सॉल्यूशन मिलेगा कि इनफाइनाइट मिलेगा कि मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की लाइन। जब 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और दोनों इक्वेशन केवल एक बार एक दूसरे को कट करते हैं कभी भी, यानी इसमें बोलते हैं क्रॉस साइन। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रॉस साइन। जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस लाइन पर कट करते हैं और केवल एक जगह टच करते हैं, कितने जगह? एक जगह। तो जब एक जगह टच करेंगे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन पूरे यूनिवर्स में घूमने के बाद केवल एक जगह एक दूसरे को टच करते हैं या कट करते हैं, टच करते हैं या फिर कट करते हैं। कहीं कहीं पर भी एक सिंगल जगह पर अगर टच किया या कट किया, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी केवल 1 टच बोल दो या फिर 1 कट बोल दो। और समझने के लिए क्रॉस में ये हमें दिखाई देते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में ये रेड और ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, केवल एक जगह पर एक दूसरे से कट करते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलते। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और पॉइंट। अब तुम्हें पता है बेटा कि जितनी बार कट करेंगे उतने ही उसके आंसर होते हैं। आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जितनी बार टच किया उतने उसके 0। याद है, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करते हैं उतने ही उसके आंसर आते हैं, उतने 0 आते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में भी कंडीशन ये कहता है कि एक बार कट किया, एक बार टच किया तो एक ही आंसर आएंगे, एक ही 0 आएंगे, एक ही रूट्स आएंगे। इसीलिए इसको कभी कभी 1 सॉल्यूशन नाम से भी बोला जाता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कंसिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता, या फिर डिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही लाइन को किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने यहां पर समझा दिया। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो एक बार टच करते हैं, एक बार कट करते हैं, तो इसीलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसीलिए 1 सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं और उसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर इन सभी में से कोई एक वर्ड बोलेगा तो उसके पीछे तुम इंटरसेक्टिंग लाइन ही निकालोगे, यानी उसमें जो लगने वाला फॉर्मूला है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ही निकलेगा। चाहे तुमसे 1 सॉल्यूशन बोला जाए, चाहे तुमसे यूनिक सॉल्यूशन बोला जाए, चाहे तुमसे कंसिस्टेंट बोला जाए। तो कंसिस्टेंट का दूसरा रूप भी है इनफाइनाइट वाला, लेकिन कंसिस्टेंट तुमसे पूछेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो उस केस में आपको ये पता करना होगा कि क्या एक सॉल्यूशन निकल रहा है। अगर एक निकल रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग विथ कंसिस्टेंट बन जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं, केवल एक जगह टच करता है तो इसका एक रेशियो बनता है, और रेशियो सिर्फ एक चीजों पर डिपेंड होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है बच्चा, वो रिलेशन किसी एक बंदे पर डिपेंड करता है, एक पॉइंट पर कट करता है। इसीलिए इसका जो रिलेशन होता है वो केवल A1 और B1 में ही होता है। C1 से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है बच्चा, C1 से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। तो जब भी फॉर्मूला आपको याद करना हो तो इंटरसेक्टिंग का मतलब ये समझना कि इसका जो नाता है, इसका जो रिश्ता है वो केवल A1 B1 के आपस में है। C1 से इसका कोई रिलेशन नहीं है, C1 तक गाड़ी जाती ही नहीं है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे बच्चा
A1 A2 जो होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 के। ध्यान से समझना, यही जो रेशियो है, ये जो A1 बाई A2 है, A1 बाई A2 यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं बच्चा। ये जो तीनों ग्राफिकल मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तीनों रेशियो को हमें डिवाइड करना पड़ता है और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ता है, और वहीं से हमें क्वेश्चंस की शुरुआत होती है और क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो A1 A2 जो होगा वो B1 B2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तो वो कौन सी लाइन होगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। वो कौन सी लाइन होगा? कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन बोल दो, वन सॉल्यूशन बोल दो, कंसिस्टेंट बोल दो, डिपेंडेंट बोल दो, या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो। तो ये सब नाम अगर दिया जाता है तो इन सभी नामों को हम बोलेंगे A1 अपॉन A2 का जो रेशियो आएगा वो कभी बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 का। इसमें C1 C2 का कोई हेल्प नहीं होता, कोई मतलब रिलेशन नहीं होता, कुछ भी इनपुट नहीं होता C1 C2 का, इसलिए हम C1 C2 को इसमें इग्नोर करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब जब कभी भी मैं कंसिस्टेंट या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में यही रेशियो बनना चाहिए, क्योंकि इसी रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चा, इसी रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस इतना ही है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा बच्चा। ठीक है, डन, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? इतना समझा? इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया कि A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2, A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। चले आगे, आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसको हम कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जिसको हम कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट बोलते हैं। अब ये कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट ग्राफ की मेथड से दिख रहा है। वो जो रेड और ब्लू कलर की या फिर जो कलर की जो लाइन थी ना, वो एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कितनी बार वो टच करेगी? जब एक के ऊपर एक किसी चीज को रख दिया जाता है, एक दूसरे से सटा करके रख दिया जाता है, तो इसका मतलब वो दोनों तो हमेशा टच करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब हर जगह कट कर रहे हैं, हर जगह टच कर रहे हैं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट। यानी जब कभी भी आपको इनफाइनाइट बोल दिया जाए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन, इसके जो आंसर आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से टच या फिर कट करते रहेंगे, जैसा कि आपको फिगर डायग्राम में दिख रहा है। तो जब दो कॉन्साइड लाइन, यानी जब भी दो इक्वेशन कॉन्साइड लाइन बनाते हैं, तो उनका जो रेशियो बनता है, उनका जो आंसर बनता है, वो हमेशा इनफाइनाइट बनता है। मतलब लाखों करोड़ों जितने भी आंसर निकालो, निकलते ही चले जाते हैं। दोनों में कोई रिलेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड ये करना होगा कि रेशियो हम निकाल लेंगे। तो अब हमें याद रखना होगा कि इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन किसका होता है? कॉन्साइड लाइन का होता है। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, इसको भी कंसिस्टेंट या फिर आप डिपेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट बोल सकते हैं। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, उसको भी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोलते हैं, और इसको भी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोलते हैं, बट इसको इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट अगर उसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना है? तो बच्चा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दे दिए जाएंगे और ये बोलेंगे कि प्रूव करो कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब बनेगा? जब कंसिस्टेंट के केवल एक आंसर मिले या फिर इनफाइनाइट आंसर मिले। यानी एक आंसर वाला जो रेशियो है वो दिख जाए, या इनफाइनाइट वाला जो रेशियो दिखाने जा रहा हूं वो दिख जाए। इन दोनों में से कोई भी एक रेशियो दिखेगा तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट है, और अगर इन दोनों में से ना देख करके तीसरा वाला रेशियो जो अभी मैं आगे पढ़ाने वाला वो रेशियो दिख जाएगा तो हम बोल देंगे ये इनकंसिस्टेंट है। यहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि बताओ कि ये कंसिस्टेंट में इसका नाम क्या है। नहीं बेटा, कंसिस्टेंट का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो प्रूफ कैसे होगा? कि कंसिस्टेंट वाला, ये वाला रेशियो जो भी मैं कराने जा रहा हूं ये वाला आ जाए, या इसके पहले इंटरसेक्टिंग वाला रेशियो का फॉर्मेट दिख जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक रेशियो आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसका फॉर्मूला। देखो बच्चा, कॉन्साइड हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, कॉन्साइड एक दूसरे से चिपके हैं, दिख रहा है आपको, हमेशा टच करते रहते हैं। मतलब ये कपल ही हैं एक तरीके से, पूरे तरीके से टच किए हुए हैं, कट कर रहे हैं ना बच्चा। तो इसका मतलब क्या है? एक कपल जोड़े के फॉर्मेट में दिख रहा है ना आपको ये। तो इसीलिए इनका जो रेशियो होता है ये बियॉन्ड होता है। मतलब A1 B1 C1 सभी में रिलेशन होता है और सभी में इक्वल का साइन आता है। यानी A1 बाई A2 जो होता है वो B1 बाई B2 के बराबर और C1 बाई C2 के बराबर होता है। मतलब इसमें
तीनों जो भी रेशियो आपके पास दिए जाएंगे लीनियर इक्वेशन के, उन तीनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है। चाहे इसका इससे आंसर निकालो, चाहे इसका इससे निकालो, चाहे इसका इससे निकालो, हमेशा तीनों का रेशियो सेम आएगा। बेटा मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है 5/10, यहाँ पर लिखा है 6/12, यहाँ पर लिखा है 7/14, तो कैसे बराबर हुआ, नहीं बचा। लेकिन कट पिट करके जब रेशियो निकालोगे तो 1/2 1/2 1/2 तीनों का आ जाएगा और रेशियो बराबर होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कॉन्साइड लाइन में क्या क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन बनता है, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट भी बोला जाता है, और रेशियो आपका यही होता है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में बराबर होते हैं। डायग्राम के फॉर्मेट में कॉन्साइड लाइन कैसा दिखता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया है, डन। चले आगे, आई अगले पॉइंट पर चलते हैं, लास्ट पैरेलल लाइंस के बारे में, फिर हम क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। देखो बच्चा, पैरेलल लाइंस यानी फिर जिसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलते तो उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। क्यों नहीं मिलते सॉल्यूशन? मैंने आपको पोलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था, जितनी बार कट करेंगे, जितनी बार टच करेंगे, उतना ही उसके आंसर आएंगे। अभी मैंने पढ़ाया इंटरसेक्टिंग में कि एक बार टच कर रहा है तो एक आंसर, हमेशा टच कर रहा है तो इनफाइनाइट आंसर। और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या वो एक दूसरे को कभी टच करेंगी? जरा सोच के बताओ दिमाग से। जब पैरेलल लाइन चल रही है बच्चा, तो वो दुनिया में कभी भी कहीं पर भी एक दूसरे को ना टच करेंगी ना कट करेंगी। तो इस केस में, इस सिनारियो में बन जाता है वो पैरेलल लाइन। तो जब हमारे पास कोई टच ही नहीं करेंगे, जब कट ही नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पैरेलल लाइंस को नो सॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलते। इसीलिए इनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं मिलते बेटा। इनकंसिस्टेंट बोल दो या फिर इंडिपेंडेंट बोल दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो नो सॉल्यूशन बोल दें या फिर इनकंसिस्टेंट बोल दें, किसका रूल होता है? ये पैरेलल लाइंस का होता है। और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, इसीलिए इनका जो रेशियो होता है, किसके बीच में? उन्हीं तीनों के बीच में जो इनका रेशियो होता है बेटा, वो पहले वाले रिलेशन को तो इक्वल बना देता है। मतलब A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 के, बट कभी भी इक्वल नहीं होगा C1/C2 के। यानी C1/C2 हमेशा बेटा इन सभी से अलग थलग निकलेगा। ध्यान से समझना, पहले वाले में C1 C2 का कोई रोल नहीं है, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, जिसका एक सॉल्यूशन बनता है। जब हम कॉन्साइड लाइन की बात करते हैं तो तीनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि तीनों का रोल होता है और तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब हम नो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो C1 C2 का तो रोल होता है, लेकिन C1 C2 इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। मतलब कभी भी इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो से बराबर नहीं होता है। इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, लेकिन C1 C2 कभी भी इनके बराबर नहीं होगा। हमेशा याद रखना बच्चा, इस केस में हम पैरेलल लाइन के पास जाएंगे। तो जो भी मैंने अभी तक समझाया है, जो भी मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया ना बच्चा, इसके रेशियो को बस याद रखना, इसके नाम को बस याद रखना कि क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर बनते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता बच्चा। इन्हीं के पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इन्हीं के पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस हमें ये रेशियो पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होता है। अगर मैं कॉन्साइड की बात करूं तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, और इसका जो रेशियो बनता है तीनों आपस में बराबर होते हैं, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों आपस में बराबर होते हैं। जब हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ये इनकंसिस्टेंट होता है, और इसका जो रेशियो होता है A1 A2 B1 B2 के बराबर, बट C1 C2 के बराबर नहीं होता है। क्लियर? डन बच्चा। जब यहां तक आपने क्लियर कर लिया है तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी में इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एक सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं, ये देखो, ये पूरा रिलेशन रेशियो जो भी है, इंटरसेक्टिंग क्या है, कॉन्साइड है, यूनिक है, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये एनसीईआरटी के बुक में आपके पास अवेलेबल है। अगले पोर्ट चलते हैं और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर 3 के जितने भी 99% कॉन्सेप्ट थे सब खत्म हो गए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारा चीज़ करवा दिया है मेरे रॉकस्टार। इसमें अब कुछ नहीं बचा है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले PYQs 2025 का देखेंगे। इस साल 10 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ था उसमें सेट 1 वाले क्वेश्चन कैसे आए थे वो जरा देख लो आप। क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। अब हम कीवर्ड से ही रेशियो निकालेंगे और इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? हमारे पास क्या है?
इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कॉन्साइड लाइन की। कॉन्साइड लाइन का रेशियो क्या होता है बच्चा, रेशियो तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चा यहाँ पर क्या कि सर A1, फिलहाल ये MCQ है तो MCQs में तो लिखना नहीं होता, हम डायरेक्टली सॉल्व करके टिक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, तो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये रेशियो में फॉलो करना पड़ेगा, तब हम आंसर निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट का रिलेशन इसी तरीके से होता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का। लेकिन उससे पहले हम A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आइए निकालते हैं, कंपेयर करेंगे बच्चा। देखो कंपेयर करो यहाँ पर, तो ये रहा A1x, ये रहा B1y और प्लस C1 होता है ना बच्चा। बट ध्यान से देखो A1 कितना है, 6 है। A1 कितना है बच्चा, A1 है हमारा 6, A1 कितना है 6 है। B1 कितना है बच्चा, B1 y के पहले कुछ नहीं तो 1 हो गया। और C1 देखो, C1 लेफ्ट में है इक्वल के, ये इक्वल के राइट में है, तो क्या हो जाएगा बेटा -3k। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, वो चीज़ हमेशा याद रखना बच्चा कि माइनस प्लस के साथ में ही हमको A1 B1 C1 को रखना है, वरना गलत हो जाएगा। उसी तरीके से मैं देख लो बेटा, ये हमारा A2x है, ये B2y है और प्लस C2 इक्वल्स टू 0 होता है। तो A2 की वैल्यू क्या है 36, A2 की वैल्यू क्या है बेटा 36 है, B2 की वैल्यू क्या है बेटा 6 है और C2 की वैल्यू लेफ्ट में है, ये राइट में है, मतलब इक्वल के लेफ्ट राइट, तो -3 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू उठा करके इसमें रखो। A1 की वैल्यू क्या है बच्चा 6 है, अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 36 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है बच्चा 1 है और B2 की वैल्यू क्या है बच्चा 6 है इक्वल्स टू C1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में k और उसके बाद C2 की वैल्यू क्या है -3। अब ध्यान से देखो बच्चा, तुमसे क्या पूछा है k। जब भी इनफाइनाइट मिनी, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जिसकी भी वैल्यू तुमसे पूछा है वो रेशियो तो रहेगा ही, उसके अलावा किन्हीं दो में से कोई एक ले लो। मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, या इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला पोर्शन तो फिक्स रहेगा, इसको तो लेना है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक रेशियो ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो जरा, मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया, मान लो कि मैंने इन दोनों को लेकर के सॉल्व किया है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा बच्चा, हमने क्या किया, -3 का -3 से कट कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा 1/6 इक्वल्स टू k। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, खत्म। अब आप बोलोगे सर 1/6 कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर तो सही है। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, इन दोनों को लेकर के सॉल्व करो, कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा 6/36, उसी तरीके से -3 से कट जाएगा, तो k इसको कट करोगे तो भी 1/6 ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप जब लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद देखोगे कि कौन सा रेशियो लग रहा है। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का रेशियो, अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग होता तो इंटरसेक्टिंग का रेशियो, मतलब 1 सॉल्यूशन होता तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं 2025 का। यहाँ पर देखो बच्चा क्या लिखा है, अब देखो तुम क्वेश्चन पढ़े बिना भी तुरंत रेशियो की तरफ जा सकते हो। यहां पर क्या लिखा है बच्चा, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट किसका होता है, पैरेलल का होता है। और पैरेलल का रेशियो क्या होता है, A1 A2 B1 B2 तो बराबर होते हैं, बट C1 C2 बराबर नहीं होते। तो अब वहीं से क्वेश्चंस को निकालना स्टार्ट कर दोगे, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट दिया है। तो जब इनकंसिस्टेंट दिया है तो ये फॉर्मेट हो गया। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू अपने आप डायरेक्टली देख करके निकालो। A1 क्या हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना, अच्छा इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो बेटा x के पहले क्या है, k है, तो 3/k हो जाएगा A2। B1 क्या है बच्चा, B1 है -7, याद रहे बच्चा साइन के साथ में लेना है, प्लस हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। उसके बाद अपॉन में यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है प्लस का 14, तो 14 लिख दिया, इज नॉट इक्वल्स टू C1। C1 कितना बेटा, ये भी राइट में है, ये भी राइट में है, तो कोई बात नहीं 1/6 आप लिख सकते हो, दोनों है तो 1/6 या -1/6 में कैटेगरी में आप कर सकते हो। अब देखो बच्चा, ये हमारा तो इससे तो मतलब ही नहीं है,
याद रखना, जब भी नॉट इक्वल का साइन आता है पैरेलल वाले में तो इससे तो मतलब ही नहीं है, तो इससे मतलब ही नहीं, तो इसको भूल जाओ। यानी अब हमें इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, इन्हीं दोनों को लेकर के हमें सॉल्व करना है बेटा। तो जब इन दोनों को लेकर के आप सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 2 जा होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो k 1 जा माइनस के इक्वल्स टू 2 3 जा 6, तो k बराबर आ रहा है माइनस का 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चा? तो फिलहाल के लिए मैंने आपको पैरेलल वाली यानी इनकंसिस्टेंट, तो आपको इनकंसिस्टेंट देगा तो भी आप पैरेलल की तरफ जाओगे, अगर यहाँ पर नो सॉल्यूशन लिखा होता तो भी आप पैरेलल की तरफ जाते, और अगर पैरेलल लाइंस लिखा होता तो भी आप पैरेलल वाले यानी इस रेशियो की तरफ जाते। हर एक अप्रोच बताऊंगा बच्चा, हर एक अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से हमारा जो फॉर्मूला रहता है, उसी से हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो हमारा बहुत स्ट्रांग बनता चला जाता है। तो इसीलिए आज हमें बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड में बनते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि ये 2024 के PYQs में, 2025 का भी PYQs मैंने कराया था, तो देखा था आपने कि कितने बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप उड़ा दोगे, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे बच्चा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, क्या लिखा है बच्चा, द वैल्यू ऑफ के आपको निकालना है, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx बराबर y प्लस 2 एंड 6x बराबर 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब मेरे रॉक स्टारों, मैंने आपको एक चीज क्लियर करके बता रखा है, क्या कि हमारे पास दो ही सीक्वेंस बनता है, यानी दो ही लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनते हैं। कौन कौन से अगर याद हो बच्चा, तो हमने लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमने लिखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमने लिखा था बहुत अच्छे तरीके से। दोनों इक्वेशंस इसी के बेस पर हमारा तीनों जो फॉर्मूला बनता है ग्राफिकल मेथड में, उन्हीं तीनों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए जरा इस अपने मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उससे हम इस गिवन इक्वेशंस को गिवन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आइए सबसे पहले क्या लिखा है, kx, y को इधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस वाई, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेम उसी तरीके से पहला वाला कॉन्सेप्ट बन गया। दूसरे वाले को ट्रांसफर करते हैं, 6x प्लस 2y को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा बच्चा, माइनस 2y प्लस 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। सेम हमने अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, बहुत आराम से समझो बच्चा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना आराम से समझोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में आएगा, और उतनी ही प्रैक्टिस तुम ज़्यादा कर पाओगे, और उतना ही चैप्टर क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसके, यानी जो भी क्वेश्चन गिवन था उसको हमने इस तरीके से किया। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना बच्चा, ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाए। एक बार जब कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट देख करके यहीं से ABC की A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल दोगे, तब आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा बच्चा। उसके बाद हम बात करें बच्चा, तो यहां से A1 क्या निकल सकता है, सर A1 को कंपेयर करेंगे तो A1 जो है वो K को दिखा रहा है, K हो गया बच्चा। सर B1 क्या निकल सकता है, B1 अगर हम चेक करें बच्चा तो यहां पर कुछ गिवन नहीं है, तो माइनस का 1 ले सकते हैं। एंड C1 की बात कर ले बच्चा, तो ये पूरा का पूरा C1 है, यानी माइनस का 2 हमने दे दिया। सेम वैसे ही A2 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो A2 क्या हो जाएगा बच्चा, A2 है आपके पास 6 है। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, B2 है आपका माइनस का 2, तो माइनस का 2 दे दिया, और C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। आपके सामने ये सीक्वेंस आ चुका है, ठीक है, ये सीक्वेंस आ चुका है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकल चुकी है। अब एग्जामिनर ने बोला है, यानी क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को दिखाता है। और जैसे ही ये भाई साहब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, मेरे दिमाग में कौन आता है, कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे से चिपकने वाले भाई साहब, मतलब जहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब जहां की बात हो रही है वो है हमारा कॉन्साइड लाइन की बात हो रही है। ठीक है, कंसिस्टेंट भी बनेगा ये, ऐसा सारी चीज़ हमने पहली क्लास में पढ़ी थी ना, याद है ना बच्चा। तो यानी ये वाला इंडिकेट करता है किसको, हमारा जो रेशियो बनता है वो होता है A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2।
हमने यही इक्वेशन से फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चा, तीनों रेशियो बराबर होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। जरा इसकी वैल्यू उठा करके रखना बच्चा, जरा इसकी वैल्यू उठा करके रखना। जब हम इसकी वैल्यू उठा करके रखेंगे यहाँ पर देखना ध्यान से, जब इसकी वैल्यू उठा करके रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा, A1 कितना है बच्चा, K है, लिखा हमने K, अपॉन में A2 कितना है बच्चा, 6 हो गया, इक्वल्स टू B1 कितना है बच्चा, -1, अपॉन में B2 कितना है बच्चा, -2, इक्वल्स टू C1 कितना है बच्चा, -2, और C2 कितना है, -3। हम K की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे। हमारा रूल कहता है कि जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तो उनके रेशियो बराबर होने चाहिए। ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने प्रूव करके देखा था पहली क्लास में। लेकिन जब हम इस वाले क्वेश्चंस को, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले फॉर्मेट को देख रहे हैं तो हमारा जो B1 C1 है, B1 B2 और C1 C2 का जो रेशियो वो बराबर ही नहीं आ रहा है। देखो ये माइनस माइनस से तो चला जाएगा, 1/2 हमारे पास रेशियो बन रहा है, इससे छोटा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम C1 C2 को देखें तो माइनस माइनस से तो कट हो जाएगा बच्चा, लेकिन C1 C2 का रेशियो 1/2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब B1 B2 और C1 C2 तो बराबर ही नहीं है। लेकिन हमारे रूल के अकॉर्डिंगली, हमारा रूल है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंगली तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। तीनों में से किसी दो को कंपेयर किया जाएगा, वो दोनों का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हमने यहां पर चेक किया बच्चा, इसमें चेक किया, इसमें चेक किया, तो यहां पर एक चीज निकल के आ रही है, एक चीज ये निकल के आ रही है बच्चा कि ये दोनों तो बराबर ही नहीं है। और जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो ये हमारे रूल को ही ब्रेक कर रहा है। हमारा रूल तो कहता है कि तीनों बराबर होने चाहिए, किसी दो को इक्वल करोगे दोनों वैल्यू बराबर होगी, मतलब जो इसके पास रेशियो, जो इसके पास रेशियो, वही इसके पास रेशियो होनी चाहिए। बट यहां से देखने में आ रहा है कि रेशियो बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये क्लैरिफाई ही नहीं कर रहा है इस वाले पूरे के पूरे किसको, पूरे के पूरे हमारे फॉर्मेट को, पूरे फॉर्मूला को, पूरे रेशियो को, कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। तो इसके बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो डायरेक्टली बस सर ने आपने तो बताया है, हम क्या करेंगे, ये मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इन दोनों को उठाते हैं, K/6 यहाँ पर लिखा, इक्वल्स टू 1/2 लिखा, 2 से कट किया 3 बार, K इक्वल्स टू 3 आ गया है। ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया है, पहला दिया है, टिक करो और निकल जाओ, और वहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये 99 पिछले साल भी बच्चा, जब मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था बच्चों को, 99% बच्चों ने यही आंसर दिया था, सर K बराबर 3 आएगा। किसी ने हद कर दी, सर माइनस है इसीलिए K बराबर -3 आएगा। मतलब 99% बच्चों ने आंसर दिया था या तो A होगा या तो C होगा। A इसलिए बोला था जिनको पता था कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और जिनको ध्यान ही नहीं रहा माइनस का, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया सर K की वैल्यू -3 आ रही है। वो बच्चे यहीं खेलते रहे और एग्जामिनर ने यहाँ आंसर छुपा के दे दिया था। तो सबसे पहले जब भी कोई क्राइटेरिया, जब भी कोई इक्वेशन आपके सामने आता है, उसको प्रूव करने से पहले, उसकी वैल्यू निकालने से पहले जरा देख लेना कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है उसके कंपैरिजन में रेशियो सेम है कि नहीं। अगर रेशियो ही सेम, रेशियो ही क्वेश्चन ही वेरीफाई नहीं हो रहा है तो भैया क्वेश्चन सही ही नहीं है। इसका मतलब बच्चा, जब इनके अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट जब मैं चेक कर रहा हूं तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना ही नहीं रहा है, इसीलिए ना तो ए होगा ना तो सी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने पहले बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जब मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा तो C1 C2 B1 B2 के बराबर तो है ही नहीं, रेशियो के बराबर तो है ही नहीं। जब बराबर नहीं है बच्चा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इसके अकॉर्डिंगली। अगर यहां पर ये लिखा होता, इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन के जगह पर अगर यहां पर लिखा होता नो सॉल्यूशन, क्या बेटा, नो सॉल्यूशन, अगर इसके प्लेस पर लिखा होता तब हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट माना जाता। ध्यान से समझना बच्चा, क्यों? क्योंकि C1 C2 किस में बराबर नहीं होता है? नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन मतलब A1 A2 B1 B2 बराबर, बट C1 C2 बराबर नहीं होते हैं। तो ये जो रेशियो फॉलो कर रहा है वो नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर अगर नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन दिया होता तब हम अपने आंसर्स को बता सकते थे। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छे से और बहुत आराम से मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है। इसीलिए जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें समझना है बच्चा कि हमें गलती नहीं, मार्क्स चाहिए। ठीक है, डन। चले आगे। समझ में आ गया ना पूरा? बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, इसलिए इसका आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यूज ग्राफिकल मेथड फाइंड विदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है अथवा नहीं। क्या है बच्चा, आपको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से बताना है कि ये जो है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी बच्चा, जब भी कंसिस्टेंट की बात आएगी दो टाइप के आंसर मिलेंगे, या तो एक सॉल्यूशन जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है, और दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, उसको हम बोलते हैं कॉन्साइड जिसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब या तो एक आंसर मिले या तो अरबों खरबों लाखों करोड़ों जितना भी हो बच्चा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता रहे, वो दोनों कंसिस्टेंट बनते हैं। इनकंसिस्टेंट कौन होता है, जब सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो ये जो नॉट बोला है ये इनकंसिस्टेंट को ही बता रहा है, चाहे कंसिस्टेंट हो चाहे इनकंसिस्टेंट हो। आइए जरा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं बच्चा। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है भैया, कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब इसमें जरा चेक करना x बराबर 0 है, ये होता है बच्चा x एक्सिस और ये होता है बच्चा y एक्सिस। ये है x एक्सिस, ये है क्या y एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ा था x एक्सिस पर जब भी कोई वैल्यू रखी जाती है तो x की वैल्यू 0 मानी जाती है। मतलब सॉरी हाँ, अगर हम कोई भी कैटेगरी रखते हैं, जैसे x बराबर 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, यही है ना हमारा 0 0 और 0, तो यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। इसका मतलब जब तुमसे x बराबर 0 बोला जा रहा है तो वो 0 के प्लेस पर ही आएगा, मतलब इसी पॉइंट पर आएगा। अब y की वैल्यू -7 बोली गई है, तो y की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव होता है, इस साइड राइट साइड पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। जो भी वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो इधर लिखेंगे या तो ऊपर, और नेगेटिव में आता है इधर लिखेंगे तो या तो इधर। ये x की वैल्यू को प्लस माइनस करता है, ये y की वैल्यू को दिखाने के लिए। तो y नेगेटिव है तो नीचे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर -1 है, -2 है, ऐसा करते 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 यहाँ पर जो है वो -7 है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है वो 0, -7 की वैल्यू आ रही है। x बराबर 0 और y बराबर 7, x बराबर 0 और y बराबर 7। अब ध्यान से समझना बच्चा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको क्लियर चीज़ बोली थी कि जब कभी भी आपके सामने, ध्यान से, अगर नहीं सुना था तो फिर से सुनना ध्यान से बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं आपको, कि जब कभी भी x और y का कोई एक सिंगल वैल्यू दिया गया हो, जब कभी भी x और y का कोई सिंगल वैल्यू दिया गया हो तो हमेशा जो उनके आंसर बनते हैं, मतलब देखो बेटा, x एक बार x दे रखा है, एक बार y दे रखा है, इसके अलावा तो कोई आंसर नहीं दिया है, मतलब फिक्स्ड है कि हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन बन रहा है, एक ही कार्टेशियन बन रहा है। इसका मतलब मेरे रॉक स्टार यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो वन सॉल्यूशन को दिखाएगा बच्चा। तो जब वन सॉल्यूशन आता है तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये आपका बन जाने वाला है कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बच्चा, समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो हमारा आंसर आया x बराबर 0 और y बराबर -7, एक चीज को दिखाता है, एक सिंगल टर्म को दिखाता है, एक सॉल्यूशन को दिखाता है, इसीलिए ये कंसिस्टेंट बनेगा। अगर यहां पर y ही दोनों होते या दोनों x होते बच्चा, तब हम नो सॉल्यूशंस दिखा सकते हैं, तब हम नो सॉल्यूशन दिखाएंगे बच्चा, तब हम इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन जब केवल एक बार आंसर दिया गया है तो ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और इसका आंसर जो होगा वो कंसिस्टेंट बनेगा। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चंस आगे आएंगे और समझ में आता चलता जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों दे रखे हैं, रिप्रेजेंट करता है कॉन्साइड लाइन को। कॉन्साइड लाइन का मतलब बच्चा, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब जिसके तीनों रेशियो बराबर। तो फटाक से दिमाग में लिख लो बच्चा, क्या क्या सर, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अब एक बार तो तुमने ध्यान से दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना करके सबकी वैल्यू निकाली है। अब तुम डायरेक्ट निकालना सीखो बच्चा। ये केस की वैल्यू है, a1 की वैल्यू है, जरा देखना a1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, a2 की वैल्यू ये हो जाएगी 6, हो गया, बहुत बढ़िया। b2 की वैल्यू क्या है बच्चा, b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लो कुछ नहीं है, मतलब -1। b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लो बेटा -r इक्वल्स टू c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा +8, यानी 8 ही आ जाएगा, और अपॉन में c2 की वैल्यू क्या है 16। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब एक बार रेशियो चेक कर लो, कोई दो रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2 यहाँ से आया, बहुत बढ़िया। माइनस माइनस से गया 1/r यहाँ पर आ गया, बहुत बढ़िया। 8 1 जा 8 2 जा, यानी 1/2 यहाँ पर भी आ गया है।
अब जरा दिमाग लगा करके बताना, इन्होंने r की वैल्यू पूछी है बच्चा, जब यहां पर 1/2 है, यहां पर 1/2 है और आंसर में कॉन्सिडेंट लाइन पूछा है, तो भैया यहां 1/r के जगह पर भी क्या आएगा सर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस r के जगह पर भी क्या आएगा सर, इस r के जगह पर भी 2 आंसर आने वाला है, क्योंकि रेशियो जो होता है वो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये 2024 में आए हुए हैं बच्चा। तो बस ऐसे ही एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं जिसको आप सेकंडों में उड़ाओगे, बस मल्टीपल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये देखो लिखा है, अभी मैंने जो आपको कराया था एक क्वेश्चन x बराबर 0 y बराबर -7 था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना। मतलब x और y दोनों जब भी दिए जाते हैं एक्सेस के फॉर्म में और दोनों की सिंगल सिंगल वैल्यू होती है तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखाता है और सॉल्यूशन केवल एक बनता है, जिसको हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब बस फर्क है कि पैरेलल तो होगा नहीं, कॉन्साइड तो होगा नहीं, इंटरसेक्टिंग ही बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा। तो बेटा x हमेशा एब्सिसा को दिखाता है, 9th में आपने पढ़ा था। y हमेशा ऑर्डिनेट को दिखाता है बच्चा, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। तो एब्सिसा के जगह पर ही x की वैल्यू आनी चाहिए, तो a x के जगह पर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि एब्सिसा के जगह पर x की वैल्यू आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर y की वैल्यू दे रखा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आज से ध्यान रखना, नोट लिख लो बना करके कि जब कभी भी दो वेरिएबल दिए जाते हैं x और y दोनों के और आपसे कोई लाइन पूछता है तो याद रखना बच्चा कि उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन अगर दिया गया है तो एक ही बनेगा और वो लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। अगर यहीं पर जैसे मान लो x बराबर a है, मान लो यहाँ पर y बराबर a या y बराबर b दे रखा है या x बराबर a x बराबर b दे रखा है, मतलब सेम टाइप का अगर सेम एक्सिस दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा नो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है बच्चा, हमेशा नो सॉल्यूशन बनता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट। अब हम थोड़ा सा तेजी लाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तुम लोग एकदम फटाफट वीडियो को पॉज करके आप मतलब रोक करके इसको लगा सकते हो। हम लोग फटाफट अब देखते हैं बच्चा, सिंपल सा। अब हम a1 a2 b1 b2 माइंड में ही करते रहेंगे। क्या लिखा है, दो लाइन आपके पास दो पेयर दे रखा है, पूछ रहा है कौन सा लाइन होगा। मतलब अब यहाँ पे रेशियो तुम्हें खुद निकालनी है, तो इसलिए मेरे पास दिमाग में तो तीन ही इंसिडेंट बनता है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। मैं इन तीनों की वैल्यू देखता हूँ, अगर रेशियो सेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाद में देख लेंगे। इसका क्या होगा बच्चा, a1 a2 मतलब देखो बेटा इक्वल के इधर लेफ्ट साइड में x की वैल्यू है, लेकिन इधर इक्वल के राइट साइड में है। ध्यान देखना, अब मैं तुम्हें अप्रोच सिखा रहा हूं, वैसे तुम चाहो तो इसको वैसे ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले बनाओ, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो, लेकिन थोड़ा सा माइंड से भी खेलना सीखो बच्चा। देखो यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट में x की वैल्यू है, यहाँ पर राइट में, और x हमेशा a1 a2 को दिखाता है। मतलब जो भी है, जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इधर पहले आता है, y बाद में आता है, तो उसको हम a1 a2 बोल देते हैं, y वाले को b1 b2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर x लेफ्ट में राइट में, तो मतलब अगर दोनों के साइन सेम होंगे ना बच्चा, तो यहाँ a1 a2 के लिखते वक्त दोनों को डिफरेंस लिखना पड़ेगा। पहली चीज, अगर राइट में है और लेफ्ट में है और दोनों सेम साइन पर हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंट करके, और दोनों डिफरेंट साइन पर होते तो सेम पर लिखना होता, क्योंकि आपको पता है 6x को इधर ट्रांसफर करोगे तो -6 आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2/-6। ठीक है, लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। y देखो बेटा यहाँ पर राइट है और यहाँ पर लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रहने दो, इक्वल्स टू 15 नीचे ही आ जाएगा, ये b2 है, ये हो जाएगा -5। ठीक है भैया, c1 c2 देख लो, ये भी राइट में है और ये भी राइट में है, तो 6/-18। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, सर यहाँ पे माइनस माइनस है नीचे नीचे, यहाँ पर ऊपर क्यों है? बेटा माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। अगर एक बार दिया गया है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। काटो जरा, ये -1/3 आ रहा है, इसको काटो जरा, -1/3 आ रहा है, इसको काटो जरा, -1/3 आ रहा है। अगर तीनों के तीनों रेशियो जो हैं वो बराबर हैं तो ये किसको दिखाता है बच्चा? अगर तीनों के तीनों रेशियो जो हैं वो बराबर है। अब ध्यान रखना एक चीज़ और का बच्चा, अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों बराबर हो गए बट यहाँ पर 1/3 दिया हो लेकिन माइनस ना दिया हो, तो इसीलिए साइन को भी ध्यान से चेक करते रहना कि अगर माइनस ना दिया होगा तो ये फिर बराबर नहीं बनेगा बेटा। एक छोटी सी मतलब इतनी सी भी उसमें अगर चेंजेस है एक दूसरे में तो समझ लो रेशियो बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब वो
कॉन्साइड को नहीं दिखाएगा। लेकिन तीनों बराबर है तो हर रंग रूप वे सुआशा चाहे अनेक हो लेकिन सेम होना ही चाहिए। तो तीनों के तीनों बेटा सेम है, इसीलिए क्या बन जाएगा, कॉन्सिडेंट बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालो, कट पिट करो, उसके आंसर चेक करो और आगे निकलते चले जाओ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। फिर से लिखा है रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस वेयर ए बी। ये सारी मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चा 2024 के। इवन ये जो भी सेट है ना, ये चाहे बेसिक पेपर की बात कर लो, चाहे स्टैंडर्ड पेपर की बात कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ। तो हर एक में अलग अलग तरीके से पूछता है बेटा। और ये 2024 के ही सारे पेपर सेट किए हैं। 2025 का कम इसलिए था बच्चा क्योंकि मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं थे, बट अभी CBSE अलाउड कर दिया है, तो आने वाले कुछ समय में मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो देखो अब पेपर तुम खुद PYQs लगा करके जो बोर्ड ने दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करके तुम्हें खुद अंदाजा लग रहा होगा कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत सही डायरेक्शन में और मल्टीपल प्रैक्टिस अगर कर ले तो डेफिनेटली 100 में 100 मार्क्स में ले आएंगे बच्चा। क्या लिखा है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, बहुत बढ़िया। पैरेलल लाइंस बोल रखा है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है रूल? सर पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब A1 A2 B1 B2 तो बराबर होते हैं, बट C1 C2 का दरवाजा बंद होता है, यानी A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। यही हमने पढ़ा था सर, हमने यही पढ़ा था ना, बहुत बढ़िया। अब हम इसको जरा एक बार करते हैं। A1 कितना है बच्चा? A1 है सर आपका, A1 है यहाँ पर देखो, ये प्लस लेफ्ट में है तो ठीक है A, और यहाँ पर कितना लेफ्ट में है तो 3 इक्वल्स टू B1 कितना है बच्चा? यहाँ पर लेफ्ट में है 2, यहाँ पर कितना है B है, बहुत बढ़िया। इज नॉट इक्वल्स टू C1 कितना? C1 C2 से अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी लिख लो आप। C1 कितना राइट में है? राइट में 9/18, ठीक है बच्चा। अब सिंपल सा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते इस केस में, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी A इंटू बी बराबर 3 2 जा 6, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो AB इक्वल्स टू 2 3 जा या 3 2 जा 6, सिंपल सा हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? डन। ऐसे ही मल्टीपल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, देखो कितनी तेजी से तुम उड़ाते चले जाओगे बच्चा। आओ इसको जरा चेक करो। द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिंपल सा बोल रखा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब A1 by A2 जो होगा वो बराबर होगा B1 by B2 के, वो भी बराबर होगा C1 by C2 के, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन किसको दिखाते हैं बच्चा? कॉन्सिडेंट लाइन को दिखाते हैं, ठीक है। अब जरा निकालो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, चेक करो बच्चा, चेक करो यहाँ पर कितना आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका पहला इक्वेशन है, x का है t/3, तो लिखो बच्चा यहाँ पर A1 है t+3 अपॉन में A2 कितना है बच्चा? t है, इक्वल्स टू B1 कितना है बच्चा? -3 है। देखो B1 यही है ना बच्चा आपका B1, और B2 कितना है? प्लस का t है, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू C1 कितना है बच्चा? C1 राइट साइड में है t है, और फिर यहाँ पर देखो बेटा लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर C2 कितना लेफ्ट साइड में, तो -12। यहाँ पर देखो राइट साइड में था और यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, इसीलिए मैंने t अपॉन में माइनस लिया, क्योंकि दोनों का साइन सेम था इसलिए अलग अलग मुझे करना पड़ा। क्योंकि तुम्हें भी पता है या तो प्लस t को इधर करोगे तो माइनस t आ जाएगा, तो कर सकते हो ऐसे भी कि प्लस t को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का t, और इधर 12 तो है ही है, 12 कर दिया। हमारे पास पूरी सीक्वेंसिंग आ गई है, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो किसी दो को लेकर के सॉल्व करते हैं, तो आपकी मर्जी, कोई भी सॉल्व कर लो बच्चा। चलो मैं इन दोनों को लेकर के सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बार, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा इन दोनों का, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का टी स्क्वायर बराबर 12 3 जा -36, ये पूरा खत्म हो गया। टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा? 36। तो आपको पता है मेरे रॉक स्टार कि अगर टी स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो टी बराबर +-6 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि टी स्क्वायर बराबर 36 है। तो आप लोगों ने 9th में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि जब a स्क्वायर बराबर 36 होता था तो a बराबर +6 भी आता है और -6 भी आता है। तो टी के दो वैल्यू आ रहे हैं, +6 और -6। बेटा मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं a और c में, +6 और -6। अब कौन सा ऑप्शन टिक करें? आधे बच्चे तो 6 को टिक करके आ जाएंगे, गारंटेड बोलता हूं 6 को, क्योंकि हमारा नेचुरल रूटीन रहता है कि हम t बराबर क्या करेंगे सर? टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 36, तो इसका मतलब फिक्स है कि t बराबर 6 आ गया, टिक करो और आगे निकल जाओ। मे बी 2 4 10% में या 50% में या इस वाले केस में आपका लग भी जाए,
कि सही हुआ आपका 6, लेकिन हर क्वेश्चन में सही नहीं होगा बेटा, ये गारंटी है तुम्हारा गलत होने के चांसेस है, डेफिनेटली है। इसीलिए सबसे पहले अब रुकना पड़ेगा, यानी टी के दो वैल्यू आएंगी, एक +6 भी आ रहा है और -6 भी आ रहा है। अब इसमें से कौन सा सही है ये हमें दूसरा वाला फॉर्मेट बताएगा कि सही है कि नहीं। जैसे मैंने एक फॉर्मेट लिया था इन दोनों को सॉल्व करके, अब किसी और दो को लेकर के सॉल्व कर लो, किसी और दो को लेकर के सॉल्व कर लो बच्चा। मान लो आपने इन दोनों को लेकर के सॉल्व किया है, मान लो आपने इन दोनों को लेकर के सॉल्व किया बच्चा, इन दोनों को लेकर के सॉल्व किया तो करो जरा, या फिर इन दोनों को लेकर के सॉल्व किया, जिससे भी करोगे आंसर सेम आने वाला है, चाहे इन दोनों को लेकर करो चाहे इन दोनों को लेकर के करो, किसी से भी करो। चलो मान लो इसको लेकर के हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, t ब्रैकेट में t+3, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे, और -3t का हो जाएगा बराबर इक्वल्स टू -3t, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो t², यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा +3t, और यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चा, -3t इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा +3t इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा कितना आपका t² + 6t इक्वल्स टू 0। t कॉमन लोगे आप तो यहाँ पर बचेगा t + 6 बराबर 0, यानी t बराबर एक बार 0 आएगा और एक बार t + 6 के लिए 0 आएगा, यानी t बराबर -6 आ रहा है। तो दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर भी, एक बार 0 एक बार -6। ध्यान से देखते रहना बच्चा। इसी सेम क्वेश्चन में एक बार t बराबर 0 आया, एक बार t बराबर -6 आया, और उसी सेम क्वेश्चन में एक बार t की वैल्यू +6 आ रही है और एक बार क्या आ रही है, -6 आ रही है। अब तुम कौन से क्वेश्चंस को टिक करोगे बच्चा, क्योंकि रेशियो तो हमारा सेम आता है। अब t की वैल्यू एक्यूरेट एग्जैक्ट कौन सी है, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस में दो बार सॉल्व करना है। जब भी आपके क्वेश्चन में तीनों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों में वेरिएबल हो, ध्यान से सुनना बच्चा, जब भी आपके क्वेश्चन में तीनों में यानी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में से तीनों में के पास वेरिएबल होगा, तो याद रखना एक बार में आंसर उसके नहीं चेक करना है, उसे हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। यानी किसी एक दो का ग्रुप बना करके एक बार सॉल्व करो, फिर किसी दूसरे का ग्रुप बना करके एक बार सॉल्व करो, फिर दोनों आंसरों को मैच करो, उसमें से जो कॉमन दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसमें चेक किया +6 -6, इसमें चेक किया 0 -6, कॉमन कौन सा दिखा, -6 का, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे और आगे निकल जाओगे बच्चा, सी टिक करोगे और आगे निकल जाओगे। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया बच्चा, आप तो गलती नहीं करोगे, मुझे पता था, और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, 90% बच्चों ने इसका क्वेश्चन गलत किया था, वो 6 को टिक करके निकल जाते हैं। t बराबर 36 है, t² बराबर 36, t बराबर 6 नॉर्मली सबके साथ होता है बच्चा, लेकिन तुम्हें अवेयर करा रहा हूं कि जब भी तीनों में, देखो बेटा इसके पास भी वेरिएबल है, इसके पास भी है, इसके पास भी, जब तीनों के पास वेरिएबल हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है, दो बार सॉल्व करना है और दोनों बार सॉल्व करके फिर कंपेयर करना है कि किसमें कॉमन आंसर आ रहा है, जो कॉमन होगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब जब तुम इन दोनों को भी सॉल्व करोगे ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी देखना -6 ही उसमें से कॉमन आएगा और आपका आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया, चले आगे, कर लोगे आप। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, चले बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर क्या लिखा है, k की वैल्यू फिर से निकालनी है, बस आपको बोला है भाई यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जरा बताना किस में होता है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन में। और इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो क्या होता है बच्चा, कि A1/A2 जो होता है वो नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चा। अब A1 क्या है, A1 है सर 6, A2 क्या है सर 2, इज नॉट इक्वल्स टू B1 क्या है K और B2 क्या है 3, बस सिंपल सा। अब 2 से कट करोगे 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इससे इसका इससे, तो K1 जा K इज नॉट इक्वल्स टू 3 3 जा 9, K इज नॉट इक्वल्स टू 9 आया। अब आपके सामने तो आंसर आया है 9, और ऑलमोस्ट 90% या 58 या 60 70 80 90 जितने भी बच्चे हैं ना, वो डायरेक्टली अगर ऑप्शंस मैं दे दूं यहाँ पर कि 9 आंसर, सिर्फ अगर मैं ऑप्शन दे दूंगा ना बच्चा, तो तुम्हारा माइंड सेट है, मान लो 9 दे दिया, सेकंड दे दिया मैंने 3, थर्ड मैंने दे दिया 7, या फोर्थ मैंने दे दिया नन ऑफ दीज, NOT नॉट नन ऑफ दीज। तो ऑलमोस्ट 90% 99% बच्चा ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा और निकल जाएगा। ऑप्शन
9 को टिक करेगा और निकल जाएगा बच्चा। के की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर पूछा है तो 99% बच्चा ऑप्शन 1 को टिक करेगा, निकल जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में क्लियर हो चुका है, वो इस पर ध्यान ही नहीं देगा। फिर से नोट करके लिखना, हर एक क्वेश्चन में मैं नोट करके लिखवा रहा हूं ताकि तुम गलती सुधार सको बच्चा। जो पहले पिछले साल भी गलती, उसके पिछले साल भी बच्चे गलती करते थे, इसीलिए मैं तुम्हें अभी से अवेयर कर रहा हूं कि जब भी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आए तो तुम गलती ना कर पाओ बच्चा। समझ में आ गई बात? तो पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्सिडेंट लाइन में मतलब जब आपको देखना है कि तीनों कॉन्सिडेंट लाइन में एक चीज़ की खास बात ध्यान में रखना है कि कब हम 2 बार सॉल्व करेंगे, जब तीनों में वेरिएबल होगा। उसी तरीके से जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात आती है तो उसमें जो आंसर होते हैं, आंसर को लिखने का जो ट्रिक करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जो आंसर आता है वो कभी भी आंसर आपका नहीं माना जाएगा। आपको लिखना क्या पड़ता है? एक्सेप्ट 9 all real numbers would be possible। ये है आपका आंसर करेक्ट। तो इस वाले में से फर्स्ट नहीं, आपका फोर्थ आंसर सही माना जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, मतलब इसके अलावा या नन ऑफ दिस 9 छोड़ करके बाकी जो भी नंबर गिवन था ना, अगर वो सेटिस्फाइड कर लेगा तो वो आंसर उसका माना जाएगा। मतलब बी सी डी में से कोई भी टिक करते आपका आंसर करेक्ट माना जाता। बट फर्स्ट वाला कभी नहीं होता, जिसको तुमने 99% बच्चों ने सही किया था। इसीलिए जब कभी भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, आपको याद रखना है जो भी आंसर आएगा उसको हम कभी नहीं लिखते, हम लिखेंगे एक्सेप्ट जो भी इज नॉट इक्वल्स टू के बराबर में दे रखा है उस वैल्यू को छोड़ करके ऑल रियल नंबर्स वुड बी पॉसिबल, सारे के सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहा है? डन। चले आगे, आई देखो फिर से। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, जरा देखना। मैंने क्या बताया था, जब कभी भी y की 2 वैल्यू आती हैं, जब कभी भी y हो या x हो, वो हमेशा नो सॉल्यूशन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है बेटा? नो सॉल्यूशंस की तरफ। ऑप्शन नंबर डी टिक करो, निकल जाओ। चाहे y हो चाहे x हो, अगर यहाँ पर xy होता तब यहाँ पर 1 सॉल्यूशन बनता, अगर यहाँ पर yx होता तो भी यहाँ पर 1 सॉल्यूशन बनता। लेकिन अगर यहाँ पर आपके सामने y या x दे रखा है तो हमेशा क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन बनेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तक हमारा 2024 का पूरा PYQs खत्म हो चुका है बेटा। ठीक है, अब इस 2025 और 26 को देखते हुए ध्यान में अब हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एक्सपेक्टेड है, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बच्चा, जो आपने ऑलरेडी अभी मैंने करवाया है उस पर मैं हिंट दूंगा और उसको होमवर्क के लिए तुम्हें दूंगा कि ताकि तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको करवाया है। हिंट देता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको सॉल्व करना है बच्चा, तो वीडियो को पॉज करोगे और सॉल्व करोगे। उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने स्टेप्स बताया, तो स्टेप्स बताऊंगा, आप सॉल्यूशंस खुद करोगे। के पूछा है, क्या पूछा है? कॉन्सिडेंट लाइन पूछा है। तो कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या करना है बच्चा? सिंपल सा A1 A2 B1 B2 C1 C2 सॉल्व करना है। वहां से तुम्हें के की वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू निकाल लोगे, कर लोगे। तो ये तुम्हारे लिए क्या है बच्चा? होमवर्क। क्या है बच्चा? होमवर्क। सिंपल सा है, मल्टीपल क्वेश्चन किए हैं बच्चा इसके पहले, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मतलब हैं और हमने ऑलरेडी कर रखा है अभी डिस्कस, तो उसको हम थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है बच्चा। इसलिए क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? मैं दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। चलो थोड़ा x + y k + y में है तो इसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जो लंबे लंबे बड़े बड़े होंगे उसको मैं करवा दूंगा। होते बड़े देखने में है बच्चा, जब सॉल्व करोगे ना तो सेकंडों में उड़ जाएंगे। देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या टारगेट होता है बच्चा? क्या रूल होता है सर? वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर होते हैं। A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2, तीनों बराबर होते हैं। जी सर, तीनों बराबर होते हैं, बहुत बढ़िया। A1 कितना है बच्चा? सर A1 के पास जाएंगे तो यहाँ पर देखो चेक करो, x दे रखा है केवल, तो मतलब 1 है बच्चा। A2 क्या है? A2 x के पास है k + 1, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू B1 कितना है बच्चा? B1 है फिर से k + 1, और B2 कितना है बच्चा? B2 है आपका 9, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू C1 C2, C1 क्या? राइट साइड में क्या है? राइट साइड में वहाँ पर भी है बच्चा, राइट साइड में 5 है, यहाँ पर लिख दो 5 अपॉन में, फिर यहाँ पर है 8k - 1। मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास
तीनों यानी कॉन्सिडेंट लाइन की बात होगी। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था जो 2024 में आया था। अब देखो बेटा 2025-26 में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। जब कभी भी कॉन्सिडेंट लाइन दी हो और अगर उसमें तीनों में वेरिएबल दे रखा हो तो हम 2 बार चेक करेंगे। भले ही हमारा पहले बार में आंसर आ जाए, नो डाउट, लेकिन हम 2 बार जरूर चेक करेंगे क्योंकि इसमें चांसेस है आंसर को गलत करने के लिए। तो सबसे पहले हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, और दूसरी बार हम फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 2 बार है तो का होल स्क्वायर बराबर 9 1 जा 9। अब तुम्हें पता है बेटा कि k+1 का होल स्क्वायर बराबर 9 है, तो k+1 बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट बनेगा, तो एक बार +3 आएगा और एक बार -3 आएगा। जैसे अभी इसके पहले मैंने किया था कि t स्क्वायर बराबर 36 था, तो t बराबर +6 और -6 था। वैसे ही मान लो k+1 का होल स्क्वायर बराबर 9 है, तो k+1 यानी 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या, 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। तो एक बार पहले +3 के लिए k की वैल्यू निकालेंगे, फिर -3 के लिए निकालेंगे। तो एक बार हमने क्या लिखा, +3 के लिए निकाला, यानी +3 के लिए कैसे निकालोगे, k+1 राइट साइड में 3 रखोगे, प्लस वाला 3 रखोगे, तो k इक्वल्स टू ये +1 उधर जाकर के -1 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2। तो एक बार k की वैल्यू क्या आ गई है बच्चा, 2 आ गई है। एक बार k की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 2 आ गई। इतना समझ में आ गया। एक बार हमने प्लस के लिए निकाला, अब हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं, अब हम -3 के लिए निकालने जा रहे हैं। तो -3 के लिए कैसे निकालेंगे बच्चा, सेम कि k+1 यहाँ पर रखा और राइट साइड में अब हम -3 रखेंगे। क्यों, क्योंकि k+1 +3 k+1 -3 रख दिया हमने। अब +1 को वहाँ ट्रांसफर करोगे तो k इक्वल्स टू हो जाएगा -3 -1, +1 इधर आकर के -1 बनेगा, तो k की वैल्यू -4 आ रही है। तो 2 आंसर मिले बच्चा। एक कौन सा मिला, एक k बराबर 2 मिला और दूसरा क्या मिला बच्चा, k बराबर -4। 2 आंसर मिले। अब इसमें से कौन करेक्ट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जब हम दोबारा सॉल्व करने वाले, मतलब सेकंड वाला पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे, तब हमें एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो अब हम दूसरा वाला चांस कौन सा लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम इन दोनों को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे तुम्हारा आंसर आ गया है k की वैल्यू 2 और -4, मुझे भी लग रहा है वहाँ पर भी वही आंसर आएगा, बट हम चेक ज़रूर करेंगे बच्चा, हमें पता नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे, अब तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही क्योंकि थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने पर आपको टाइम लग सकता है। तो अब आपको इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना होगा और लेंदी भी बनेगा, और एक चीज़ और बच्चा, तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ। जब तुम्हें ऐसा लगे कि यहाँ पर लेंदी बन रहा है ना, तो तुम एक बार भी सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर बता करके चले आओगे k बराबर 2 और -4, तो सही है। लेकिन जब शॉर्टकट लग रहा होगा, मतलब डायरेक्ट आंसर निकल रहे होंगे, उस समय जरूर 2 बार चेक कर लेना। 2 बार इसलिए क्योंकि उस समय गलती होने के चांसेस हैं, जैसा मैंने पहले वाले में करा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी बन रहा है, बट कोई बात नहीं, चेक जरूर करेंगे हम। मल्टीप्लाई करोगे 8 का k में करोगे तो 8k स्क्वायर, ध्यान से देखो 8k का k में किया 8k स्क्वायर, फिर 8k का 1 में किया तो प्लस का 8k, फिर -1 का मल्टीप्लाई k में करोगे तो -k, और -1 का +1 मल्टीप्लाई किया तो -1 कर दिया मल्टीप्लाई। ये दोनों हो गया, दोनों का होगा मल्टीप्लाई। अब इसका कर देते हैं, इक्वल्स टू 45, 9 5 जा 45। सॉल्व करो जरा इसको, 8k स्क्वायर, ये 8 में से 1 लेस करेंगे तो 7k प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है, तो ये -1 रहने दो, +45 इधर आकर के -45 बन जाएगा इक्वल्स टू 0, यानी ये बनेगा 8k स्क्वायर प्लस का 7k माइनस का 46 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो 2 और 4 के केस में आएगा, किस में आएगा वो चेक करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बच्चा। तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो 8 का 46 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 46। अब इसके 2 रूट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे 2 रूट्स जिसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आता हो और ऐड लेस करने पर 7 आता हो। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तब आपके आगे का आंसर आएगा। समझ में आया बच्चा। तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपको इस लेवल तक के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, वरना मिस्टेक्स हो जाती हैं और क्वेश्चंस हमारे पास समझ में नहीं आते। तो जरा इनको सॉल्व करेंगे हम। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या तरीका हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लिया, और इसको करेंगे तो 2 इंटू 23 बनेगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। 23 46 हो गया। अब देखो 2 2 4 2 8 8 2 16, 16 और 23 के नंबर्स 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बन जाएगा, और 16 में 23 में से 16 लेस करोगे तो 7 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, 7 ही आएगा। मतलब मेरे पास 2 नंबर्स हैं।
अब डायरेक्ट तरीका मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं पढ़ाऊंगा ना बच्चा, उसमें मैं डायरेक्ट तरीका भी तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना, रूल ये कहता है कि अगर कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं क्योंकि आपको पता है नंबर वेरिएबल है ही नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है ना तो जो मिडल टर्म, ये मिडल टर्म होता है हमारा, मिडल टर्म का साइन होता है ना वो हमेशा बड़े नंबर को जाता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, और छोटा को अपोजिट दे देंगे। तो प्लस दिया था उसको तो माइनस दे देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, यानी हम ब्रैकेट 2 बनाएंगे। ठीक है भैया, बना दिया। एक बार वेरिएबल लिख देंगे, लिख दिया हमने। उसके बाद जैसा नंबर है वैसा नंबर कर दो, एक बार प्लस 23 कर दिया और एक बार माइनस का 16 कर दिया। अब जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, यानी यहां पर बनेगा k प्लस 23/8 एक आंसर, दूसरा बनेगा 8 2 जा 16 यानी k माइनस 2 बराबर 0। तो अब तुम्हें पता है बच्चा कि जब इन दोनों से सॉल्व करोगे, इन दोनों से सॉल्व करोगे तो एक बार k की वैल्यू प्लस इधर जाकर के माइनस 23/8 आएगी और एक बार k की वैल्यू आएगी माइनस 2 इधर जाकर के 2। अब दोनों में चेक करो, दोनों में चेक किया तो यहाँ पर भी k बराबर 2 आया था, यहाँ पर भी चेक किया तो k बराबर 2 आया है। इसका मतलब एग्जैक्ट जो k का आंसर है, यहाँ पर जो k का आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। वो क्या आएगा बच्चा, 2 आएगा। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चा कि जब कभी भी इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन वाला केस बनता है, यानी कॉन्स्टेंट लाइन वाला बनता है, और अगर तीनों में वेरिएबल है तो आप एक को सॉल्व करके आप अपना आंसर बताओगे तो आंसर गलत माना जाएगा। आपको पूरा का पूरा दोनों सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर को बता पाओगे, तभी आप क्या करोगे बच्चा, आंसर को बता पाओगे। ठीक है, डन मेरे रॉक स्टार, क्लियर हो रहा है। तो इस k की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। डन, चलिए आगे, समझ में आ गया। तुम चिंता मत करना, ये शॉर्टकट हमने कैसे किया है बच्चा, इसके फुल वीडियो वैसे तो इस टेलीग्राम हमारे अडा 24/7 फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर है, बट चिंता बिल्कुल मत करना बच्चा, तुम लोगों के लिए भी स्पेशली मैं फिर से बना दूंगा उस वीडियो को। 10 से 15 मिनट की वीडियो की शॉर्टकट ट्रिक है, इससे फास्टेस्ट कोई नहीं कर पाएगा, गारंटीड है। कोई भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज से सॉल्व करना होगा, मिड टर्म स्प्लिट को करके उसको आप सेकेंडों में उड़ाओगे बच्चा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं समझा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आप जैसे भी सॉल्व करोगे आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर लिखा है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो क्या बताएगा, किसको रेफरेंस करेगा बच्चा, सर वही इंटरसेक्टिंग लाइन को। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखाएगा तो आपको पता है यहां पर हमें क्या याद रखना है कि जो भी आंसर मुझे मिलेगा वो आंसर कभी नहीं आएगा, लास्ट में हम लिखेंगे क्या, एक्सेप्ट, जो भी आंसर आएगा उसके अलावा ऑल रियल नंबर वुड बी पॉसिबल। समझ में आ गया, जो भी इसका आंसर मिलेगा p की वैल्यू वहां पर रख देंगे और उसके अलावा ये लाइन लिखी जाएगी, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ बच्चा। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे निकलेंगे, सिंपल सा है, इजी सा है, ये तो कर लोगे, तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं क्या लिखा है बच्चा, यहां पर आपके सामने लिखा है कॉन्सिडेंट यानी कॉन्साइड करता है, तो तीनों रेशियो फिर से बराबर। अब जरा चेक करना, इसमें वेरिएबल, इसमें वेरिएबल, इसमें नहीं है, इसमें वेरिएबल, इसमें वेरिएबल, इसमें नहीं है, तो खत्म। ये तो सिंपल सा है बच्चा, तो मतलब एक ही बार सॉल्व करना होगा। a1 a2 b1 b2 को सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर होंगे, कॉन्सिडेंट वाला है, तीनों बराबर है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आएगा, तो उसमें से लेकिन 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तीनों के पास वेरिएबल नहीं है, किसी 2 के पास है, a1 a2 b1 b2 के पास ही है, तो उन दोनों में से किसी को भी लेकर के सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू पूछा है, m की वैल्यू से निकाल सकते हो आप। ठीक है, डन, कर लोगे। चलो ये भी आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा प्रैक्टिस करो बच्चा घर पे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिया मैंने। इसको देख लेते हैं, वेदर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब सिंपल सा वही क्वेश्चंस को घुमा के पूछा है फिर से, जो मैंने अभी 2024 में दिखाया था कि ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है। क्या कि भैया सिंपल सा मुझे बताओ कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो किस रेशो को फॉलो कर रहा है, आओ करके देखते हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इन तीनों की रेशो निकालो और चेक करो कि किसको फॉलो कर रहे हैं बच्चा। जब हमने चेक किया तो हमारा a1 कितना है, देखो आप ध्यान से देखना बच्चा,
ये लेफ्ट साइड में है ना वो x की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन में, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 है, इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे 1/3 आएगी। b1 b2 को चेक करो, b1 बच्चा ध्यान से देखो, इस 2y के पहले क्या रखा है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का 2 b1 हो जाएगा, अपॉन में b2 क्या है बच्चा, माइनस का 6, कोई बात नहीं। c1 कितना है बच्चा, c1 राइट साइड में है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, राइट साइड में ये भी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन में 0। और तुम्हें पता है बेटा, ये कट करोगे तो 1/3 आता है, ये कट करोगे तो ये भी 1/3 आएगा, ये दोनों तो बराबर हैं, बट 6/0 इज नॉट इक्वल्स टू दिस। और जैसे ही ये कैटेगरी बनता है a1 a2 b1 b2 बराबर बट 7 से 2 नॉट इक्वल्स, तो किसको दिखाता है बच्चा, किसको दिखाता है, पैरेलल लाइंस को, मतलब नो सॉल्यूशन को, मतलब इनकंसिस्टेंट को। इसीलिए ये कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब ये क्या है बच्चा, इनकंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट है, यानी ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चा, कि a1 a2 b1 b2 बराबर है बट c1 c2 के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से समझाया है बच्चा, बहुत आराम से। बस इसकी मल्टीपल एक बार और इसको 2x स्पीड पर देख लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए बच्चा। अब मुझे डाउट भी नहीं है, संदेह भी 1% का भी नहीं है कि अगर आपने इसकी भी मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली ना, तो भी आप उड़ा दोगे बच्चा, फोड़ दोगे, मेरी गारंटी है मेरे रॉक स्टार। ठीक है, चले आगे, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है फिर से, फॉर व्हाट वैल्यू के द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशंस। मतलब सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाओगे जो अभी मैंने किया था, a1 a2 b1 b2 बराबर है बट c1 c2 नॉट इक्वल्स है, तो इसको आप कर लेना बच्चा, होमवर्क है, वहां से के की वैल्यू निकाल दोगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, फिर से वही आया है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, फिर से वही a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालोगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालोगे बच्चा, और क्वेश्चंस को उड़ा दोगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो इस पूरे चैप्टर से जो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, इस पूरे के पूरे चैप्टर से जो है ना, मैक्सिमम जो चीज़ें हमें मिल सकती हैं वो सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। क्या बच्चा, सारे के सारे पॉइंटर्स करवा दिए हैं। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या सर हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं? हाँ बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन किन पर पूछे जाते हैं उसका मैं एक टॉपिक्स बता देता हूँ, टॉपिक्स मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये जो टॉपिक्स हैं बच्चा, जैसे एज बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पूछा गया है बेटा, हर साल इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एज बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, और फ्रैक्शन। बोट एंड स्ट्रीम जो होता है वो पहले पूछा जाता था, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी हो जाता है, तो इसी चाहे इन दोनों को कॉम्बो कर लो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछता है। मतलब एज और नंबर बेस्ड तो ये आपके स्कूलों में, ये वाला तो आपके स्कूल में 110% श्योर हूं बच्चा, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब इनको कैसे करना है बच्चा, तो इसकी चीज़ें मतलब घबराना मत, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट है, मैं उसको 1 बाय 1 थोड़ा सा रिवाइज करवाता चलता हूँ और इन सभी के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बताता चलता हूँ। बस 2 पर ध्यान देना, एज बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या खास में ध्यान में रखना है और कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है वो मैं तरीका सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर नंबर बेस्ड को बताऊँगा, उसको ध्यान में रख लेना। बाकी के जो 3 टर्म्स हैं ये बहुत कम पूछे गए हैं, और लेकिन फिर भी उसके कॉन्सेप्ट मैं करवाता रहूँगा यूट्यूब पर भी, और आपको इस क्लास में भी, अभी चैप्टर नंबर 4 में भी आओगे तो वहाँ पर भी मैं आपको करवाऊंगा ये बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, तो ये टॉपिक नोट कर लेना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमें करना है। आइए सबसे पहले मैं आपको एज बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ और इसके नोट्स भी लिखवाऊंगा बच्चा, नोट्स ध्यान से लिखते रहना। जैसे मान लो, इंपॉर्टेंट की नोट करो बच्चा, जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे देखोगे। सबसे पहला ध्यान रखना कुछ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इसको नोट कर लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस हमें इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और बनते नजर आएंगे। जैसे मान लो आपके सामने कभी हेंस दिया है, आफ्टर दिया है, ऐड दिया है, मोर दिया है, इंक्रीज दिया है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो होंगे ना बच्चा वो किसको दिखाते हैं, प्लस को। और अगर अगो दिया है, बिफोर दिया है, लेस दिया है, सब्ट्रैक्ट दिया है, और सब्ट्रैक्ट हो गया, लेस बिफोर, डिक्रीज दिया है,
और छोटे छोटे कोई एक दो कीवर्ड्स हैं जब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उसके थ्रू से हम सॉल्व करते रहेंगे बच्चा। और उस समय अगर ये सारे कीवर्ड्स आते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें माइनस करना है, मतलब इन सभी कीवर्ड के साथ में प्लस करना है, इन सभी कीवर्ड के साथ में माइनस करना है। इसके अलावा बच्चा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब टाइम्स दिया होगा तो उसका मतलब वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चा? मल्टीप्लाई। और जिसके भी लास्ट में ISICE मतलब टाइम्स दिया हो या ICE ऐड मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में, जैसे ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, इन सब का मतलब होता है ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, तो ये सब मल्टीप्लाई को दिखाते हैं। बस ट्वाइस और थ्राइस को याद रखना। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई और थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो मान लो यहाँ पर लिखा है ट्वाइस, तो आप क्या करोगे बच्चा? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपके सामने लिखा है थ्राइस तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 से बड़े जो भी नंबर्स होते हैं वो टाइम्स के साथ में आते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स। इसका मतलब उस नंबर से उस टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है जो भी आगे कैटेगरी दिया गया है। तो आज से आपको ये 3 चीज़ें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हमें टैकल करना है बच्चा। ठीक है, नोट कर लो जरा एक बार, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस को समझाता हूँ। चलो ये नोट करते रहना, मैं आपको स्लाइड में ऐड करके दे दूंगा। इसका आंसर हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान से, अब ये सारे कीवर्ड्स हो गए ना, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बच्चा एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे राइट साइड से, सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड, सॉरी पढ़ेंगे लेफ्ट साइड से और सॉल्व करेंगे राइट साइड से। हमेशा याद रखना, पहले 2 चीज़ें याद रखनी होती है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। पहला क्या है बच्चा कि आपको ध्यान में रखना है कि एक एक पॉज लेकर के सॉल्व करना, मतलब एक सेंटेंस को एक बार पढ़ना है। पढ़ेंगे लेफ्ट से और सॉल्व करेंगे राइट से। और सबसे लास्ट में चेक करना क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है। कितना बच्चा? प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो जो पूछा रहता है उसको हम मान लेते हैं। मान लिया हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स हो गया। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बच्चा। स्टार्टिंग से क्या लिखा है? लिखा है अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। जितनी उसकी बच्ची की उम्र है उससे डबल उसके पिता का है। मतलब अगर बच्ची 10 ईयर्स की है तो पिताजी कितने? 20। बच्ची अगर 20 ईयर्स की है तो पिताजी कितने? 40। बच्ची अगर 40 है तो पिताजी कितने? 20। मतलब ट्वाइस होंगे बच्चा। सिंपल सा है, इजी सा है। तो एक काम करो बच्चा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर अगर x होगा तो इसकी आधी हो जाएगी कौन? बच्ची आधी हो जाएगी। तो एक काम कर लेता हूं कि मैं इसको 2x मान लेता हूं। कितना बच्चा? 2x का, ताकि हमारे लिए सॉल्यूशंस इजी हो जाए। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा? x ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि उसकी आधी हो जाएगी। भाई जितनी एज डॉटर की होगी उससे डबल किसकी होगी? उसके बाप की होगी, उसके पिताजी की होगी। तो अगर पिताजी को 2x मान लूंगा तो बच्ची क्या हो जाएगी? x। अगर मैंने पिताजी को ही x माना बच्चा तो डॉटर x/2 हो जाएगी, फ्रैक्शन में होगा। फिर सॉल्व करने के लिए हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत बनेगी, इसीलिए मैंने 2x और x में मान लिया। अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है? लिखा है भैया कि इफ 20 ईयर्स अगो वर्ड कहां पर आया बच्चा? यहां पर माइनस करना है। तो 20 को माइनस करेंगे किससे? प्रेजेंट एज से। लिखते हैं द एज ऑफ फादर वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। बस इतना ही अब हमें सोचना है। आइए यहां पर लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे? 20 ईयर्स अगो। हमने 20 ईयर्स अगो एज सपोज करी कि द एज ऑफ फादर कितने होंगे और द एज ऑफ डॉटर की कितनी एज हो जाएगी। ध्यान से देखना बच्चा। सपोज करो आज आपकी एज मान लो कि 15 साल है। मैं पूछूं 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे? सर 10 ईयर्स। कैसे? 15 में से 5 को माइनस किया। मैंने पूछा कि आज आपकी एज 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी एज होगी आपकी? तो आप क्या बोलोगे? सर मेरी जो एज है ना वो 5 साल पहले 10 साल रही होगी। कैसे किया? 15 में से 5 को माइनस करके। वैसे ही अगर आज पेरेंट्स यानी फादर की एज 2x है तो 20 साल पहले क्या होगी? 2x माइनस 20, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 20 ईयर्स। 2x माइनस 20 ईयर्स, 2x माइनस 20 ईयर्स। सेम वैसे ही अगर मैं एज ऑफ डॉटर की पूछूंगा, तो डॉटर की एज अगर इस साल x है तो 20 साल पहले कितनी होगी?
x माइनस 20, क्योंकि मुझे माइनस करना है। क्यों बेटा? क्योंकि क्या आया है वर्ड? अगो वर्ड आया है। तो अगो वर्ड आते ही उस जो भी नंबर दिया गया होगा उसको माइनस करना होगा, किसमें? प्रेजेंटेज में से। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चा, जरा चेक करना। वो कह रहा है भैया कि जो फादर की एज है 20 साल पहले वो 10 टाइम्स है डॉटर की। तो उल्टा पढ़ो, यहां से सॉल्व करो। डॉटर की एज 20 साल पहले कितनी थी बच्चा? 20 साल पहले कितनी थी? x माइनस 20 थी। क्या थी बच्चा? x माइनस 20, यही तो है 20 साल पहले डॉटर की एज। डॉटर की एज जो 20 साल पहले थी उसका 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो भैया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10, उसका 10 टाइम्स इज वॉज। देखो जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज वॉज वर, ये जो भी वर्ड होते हैं ये हमेशा इक्वल को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं बेटा? इक्वल को। तो इनके बीच में कौन सा साइन लग जाएगा? इनके बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा। किसकी एज? फादर की। कब की? 20 ईयर्स अगो। क्या था? 2x प्लस 20, सॉरी 2x माइनस 20। इक्वेशन मिल गया, इसी को सॉल्व करो, आंसर खत्म। इसी को सॉल्व करो, आंसर खत्म। बस देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 10x माइनस 200। अब 10x को इधर करो, 20 को उधर करो, तो 2x माइनस 10x बराबर माइनस 200 प्लस का 20। यहाँ पर बनेगा माइनस 8x, यहाँ पर बन जाएगा बेटा माइनस का 180, यानी माइनस माइनस से गया तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? x की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाई 8। तो अब हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 2 जा 16, 2 जाएगा 8 2 जा 16, 4 जाएगा 0.5 ईयर्स। तो x की वैल्यू 0.5 ईयर्स आया, मतलब डॉटर की एज कितनी है बच्चा? 22.5 ईयर्स। और फादर की एज इसकी डबल, मतलब 22 का डबल 44, एक आधा का डबल 1, मतलब 45 ईयर्स। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या था? हमसे पूछा था भैया फादर की एज बता दो, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? देयरफॉर फादर की जो एज है बच्चा, फादर्स एज इक्वल्स टू 45 ईयर्स, क्योंकि हमें उसी की वैल्यू पूछा था, हमें उसी की वैल्यू पूछा था। समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा बच्चा? क्लियर हो गया? तो 20 ईयर्स अगो हमने देखा, उसके बाद हमारी ये कंडीशंस बनी, हमने एज्यूम किया, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बस मेन याद रखना कि जब भी एज बेस्ड क्वेश्चंस आएगा ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में पूछा गया है, पूछा जाता है बेटा, इसीलिए मैंने सबसे पहले एज बेस्ड क्वेश्चन करवाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक्स और है जो है कि नंबर बेस्ड, जो चांसेस हैं आपके हर स्कूल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। और उसके बाद बस यही दो कॉन्सेप्ट हैं, दो ही क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और पूछने के चांसेस 100% रहते हैं, इसीलिए इनके भी कॉन्सेप्ट करा दूंगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम नंबर बेस्ड के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये है नंबर बेस्ड। अब ध्यान से इसको ध्यान से सुन लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर बेस्ड में एक चीज याद रखना कि वो हमेशा रिवर्सिंग वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि पहले कोई 2 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, फिर उसके डिजिट को रिवर्स करके फिर नया नंबर बनाया जाएगा, उसमें ऐड लेस मल्टीप्लाई जो भी करना होगा करेगा। लेकिन यही सीक्वेंसिंग हमेशा दी जाती है, चाहे आप अपने मिड टर्म एग्जाम में जाओगे, चाहे आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में जाओगे, चाहे आप बोर्ड में बैठने जाओगे। अगर नंबर बेस पर क्वेश्चन बना तो वो रिवर्सिंग वाला ही बनता है क्लास 10th में, ये भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। और कैसा बनता है ये रिवर्सिंग वाला, कि मतलब उसमें ऐड करो लेस करो तो उसकी डिजिट बदल जाएगी, नहीं लेस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिजिट बदल जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी। जैसे मान लो 29 है तो कुछ ऐड करोगे तो ये 92 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 92 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तुम्हें 4 लाइनें लिखनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बिना क्वेश्चंस को पढ़े 4 लाइनें लिखनी है। कौन कौन सी? ध्यान से सुन लेना बेटा, 4 लाइनें लिखनी तुरंत। लेट फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू एक्स, टेंस, या फर्स्ट की जगह पर यूनिट लिख दो। लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू एक्स, टेंस डिजिट, क्योंकि 2 ही डिजिट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। 2 ना 1 डिजिट का, ना 3 डिजिट का, ना 4 डिजिट का, 2 डिजिट का ही बनता है।
टेंस डिजिट वाई। पहली लाइन लिख दिया यूनिट डिजिट एक्स, दूसरी लाइन लिख दिया टेंस डिजिट वाई, तीसरी लाइन नंबर्स लिखोगे तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, नंबर हो जाएगा जो जिस प्लेस पर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 25, तो 25 पे 5 यूनिट प्लेस पर है तो 5 से 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जो है वो टेंस प्लस पर होता है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो ये 20 में 5 ऐड होकर के 25 बनता है, तभी तो कोई नंबर इस तरीके से बनता है। तो जो जिस प्लेस पर रहता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब बच्चा हमें नंबर में क्या पता चलेगा कि 10 प्लेस पर y है तो 10 का मल्टीप्लाई y में कर दिया जाएगा, यूनिट पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई x में करके नंबर्स बता दिया जाएगा 10y प्लस x। पहली लाइन क्या बोलना है, यूनिट डिजिट x, दूसरी लाइन क्या बोलना है, टेंस डिजिट y, और तीसरी लाइन क्या बोलना है, 10y प्लस x। चौथी लाइन रिवर्सिंग नंबर, आफ्टर रिवर्स जो नंबर बनेगा या रिवर्सिंग नंबर, या कभी कभी इसको न्यू नंबर भी बोला जाता है, ध्यान देना बच्चा, इसको ओल्ड नंबर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा कि आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर मतलब न्यू नंबर बोला जा रहा है, और इसका मतलब केवल नंबर दिया जाएगा तो भी आप ओल्ड वाले को जानोगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में गो थ्रू पढ़ रहे हो आप और केवल नंबर की बात हो रही है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि न्यू है कि रिवर्सिंग है, आप हमेशा इस वाले नंबर को यूज़ करोगे, और जैसे ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये रिवर्सिंग नंबर है या फिर न्यू नंबर है तो आप इस वाले नंबर को यूज़ करोगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अब रिवर्सिंग द डिजिट वाला जो नंबर होता है ना बेटा, इसी को अदला बदली करके हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा 10x प्लस वाई। इस वाले डिजिट को यहाँ भेज देंगे, ये वाले डिजिट को यहाँ भेज देंगे। समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार, क्लियर हो गया। तो ये चार, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चार के चार नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही तुम्हें लिखने ही लिखने हैं, कंपलसरी हैं। क्या है बेटा, कंपलसरी हैं। ये चारों के चारों लाइन कंपलसरी है, तुम्हें लिखना ही लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। अब 4 लाइनें कर लिया हमने, 4 लाइनें लिख ली। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। क्या लिखा है, अ 2 डिजिट नंबर, जैसे ही नंबर बोला, कौन सा नंबर मुझे नहीं पता तो मैं कौन सा लूंगा बच्चा, ये वाला लूंगा। लिखा हमने पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे फाइंड द गिवन नंबर बोला है ना, तो वो हमने स्टार्ट से 4 लाइन, ये स्टार्टिंग का ही फेज है, ये जो 4 लाइन है ना बेटा स्टार्टिंग का ही है, स्टार्ट ही यहीं से करेंगे। चारों हमने कर दिया, अब हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहता है 2 डिजिट नंबर। नंबर कौन है बच्चा, नंबर वही होगा, कुछ नहीं दिया रिवर्सिंग न्यू तो ये वाला नंबर ले लेंगे, मतलब 10y प्लस x जो है। अब यहां पर क्या दिया, इज किसको दिखाता है बेटा, इक्वल को 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। उल्टा पढ़ो, ये डिजिट का सम करो, उसका 7 टाइम्स करो। पहले डिजिट कौन है, देखो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, तो ये दोनों डिजिट हैं बच्चा, तो इसका क्या करो, सम करो, क्योंकि बोला है ना डिजिट का सम, डिजिट का सम, तो डिजिट कर दिया उसका, ये डिजिट थे उसका सम कर दिया, उसका टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, कितने से 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई, इज था इक्वल कर दिया, कौन 2 डिजिट नंबर, नंबर के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम पुराना वाला लेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना, यानी 10y प्लस एक्स बराबर 7x प्लस 7y। अब ट्रांसफर करो तो x की जगह पर x लिखोगे तो x माइनस 7x प्लस 10y माइनस 7y इक्वल्स टू 0, यानी ये हो जाएगा बच्चा कितना, 11x माइनस, कुछ मिस्टेक्स किया है, x माइनस 7x हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10y 7, ठीक है, प्लस 10y माइनस 7y, ठीक है। इन दोनों में लेस करेंगे, ये हो जाएगा x, ये नहीं सॉरी मिस्टेक्स, यहाँ पर होगा माइनस 6x, इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3y इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो बच्चा, 3 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस 3 कॉमन ले लो, एक काम करो तो यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये इधर जा करके 0 बन जाएगा, मतलब 2x माइनस वाई बराबर 0, या y बराबर मैं बोल सकता हूँ 2x, या 2x बराबर y। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब यहां तक 1 बना, अब दूसरा इक्वेशन बनाना है। फिर आगे बोला है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट,
जैसे ही बोला वो नंबर जो बनाया गया है रिवर्स करके, तो इसके मतलब अब हम कौन सा नंबर लेंगे बच्चा, ये वाला नंबर लेने वाले हैं। ये वाला नंबर लेने वाले हैं, वो कहां बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब आगे क्या बोला है वो हम आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना, क्या लिखा है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब अब वो नंबर जो आपने रिवर्स करके बनाया है, तो वो कौन सा बनाया है, 10x प्लस वाई, इज का मतलब इक्वल है 18 लेस देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर का मतलब ये वाला, तो कभी कभी ओल्ड नंबर बोलेगा या कभी कभी आपको गिवन नंबर भी बोला जाएगा, ठीक है, तो भी यही यूज करने वाले हैं। गिवन नंबर कितना है बच्चा, गिवन नंबर है 10y प्लस एक्स, इससे 18 लेस है, लेस का मतलब क्या करना है, माइनस, माइनस 18 लेस है कौन, 10x प्लस वाई जो रिवर्सिंग डिजिट है, इक्वल्स था, बस इसी को सॉल्व करेंगे, यानी 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स माइनस का 18, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, तो 10x माइनस का x प्लस का y माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस का 18, लेस करोगे बच्चा तो 9x, फिर यहाँ लेस करोगे तो माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 18, 9 कॉमन ले लोगे बच्चा तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 18, इसको कट करोगे तो 2 टाइम्स, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब x माइनस वाई बराबर 2 आ गया इक्वेशन नंबर 2, और पहला इक्वेशन क्या था बच्चा, y बराबर 2x, y बराबर 2x है ना, तो हम y की जगह पर लिख देंगे पुट y बराबर 2x इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन सेकंड में लिख रहे हैं बच्चा इस वाले में, तो x माइनस वाई की जगह पर 2x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 2, यहाँ पर होगा माइनस का x बराबर माइनस का 2, ये खत्म, x बराबर आ रहा है 2। अब इसको उठा करके इस वाले इक्वेशन में रख देंगे y बराबर 2x में, तो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 मतलब 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, x बराबर 2 आ गया, तो भैया नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू, देखते हैं पूछा कौन सा नंबर है, पूछा है फाइंड द गिवन नंबर, फाइंड द गिवन का मतलब पुराना वाला नंबर पूछा है, नए नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो गिवन नंबर कौन होगा, 10y प्लस एक्स, मतलब नंबर यानी गिवन नंबर, देयरफॉर गिवन नंबर बराबर 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है बेटा 4 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चा 2, यानी 40 प्लस 2, यानी आपका आंसर क्या बनेगा 42, आपका आंसर क्या बनेगा बेटा 42। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं बच्चा। दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एज बेस्ड और एक नंबर बेस्ड, दोनों के मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा रिविजन्स चैप्टर 3 का एक बार और 2x पर करोगे। बाकी की कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो मैं 1 बाय 1 डाउट करके भी आपका डाउट क्लियर करता रहूँगा, और बाकी की चीज़ें यूट्यूब पर भी आपको डेली क्लासेस के फॉर्मेट में मिलती रहेंगी बच्चा। ये स्पेशली वो सारे कंटेंट है, वो सारे क्वेश्चंस है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी मल्टीपल रिवीजन करना, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, डन। तो ये यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हमने बहुत क्वेश्चंस किया है। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ठीक है बच्चा। जो होमवर्क हैं, जो भी रिटर्न है, जो भी जैसा भी है, वो आपको मैं एज इट इज़ सेंड करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नए चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, बाय बाय।